ठीक है, ग्रुप पॉलिसी को स्टार्ट किया हुआ था। 2 लेक्चर होंगे, तीसरा देखते हैं आगे, जिसमें पढ़ना है रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसी। पहले देखा था ग्रुप पॉलिसी आप सर्वर पे जाके लगाते हैं, क्लाइंट पे आके जीपी अपडेट करते हैं, पॉलिसी पुश होती है सर्वर से क्लाइंट की तरफ। यूज़र की तब पुश होगी जब यूज़र लॉगिन करेगा, कंप्यूटर की तब पुश होती है जब कंप्यूटर स्टार्टअप होता है। मैनुअली करना हो जीपी अपडेट स्लैश फोर्स की कमांड देते हैं, कमांड लगाते हैं तो पॉलिसी सर्वर से क्लाइंट की तरफ पुश हो जाती है। अब सम टाइम इशू आता है, आप ग्रुप पॉलिसी अपडेट करते हैं तो आपके पास मैसेज आ रहता है, फॉर एग्जांपल सक्सेसफुली का मैसेज आ रहता है, सम टाइम एरर भी आ रहता है कि ग्रुप पॉलिसी अपडेट नहीं हुई। तो अगर आपने ये देखना हो कि क्लाइंट के ऊपर ऐसे कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं या सेट ऑफ सेटिंग्स हैं जो ग्रुप पॉलिसी से क्लाइंट के ऊपर पुश हुई हैं, वो सारी की सारी सेटिंग आपने क्लाइंट के ऊपर देखनी हो तो उसके 2 तरीके हैं कि सर्वर से कौन कौन सी सेटिंग्स क्लाइंट के ऊपर पुश हुई हैं, यूज़र वाली कौन कौन सी है और कंप्यूटर वाली कौन कौन सी है। आपको ये भी तो पता होना कि क्लाइंट मशीन के ऊपर कौन कौन सी सेटिंग्स इंपैक्ट करी है सर्वर से, तो उसको उसे कहते हैं रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसी। जितनी पॉलिसीज पुश हो रही है उनका रिजल्ट मुझे दिखा दे। अब वो रिजल्ट देखने के 2 तरीके हैं, GUI है, एक कमांड लाइन है। ठीक है, GUI किसे देखा जाएगा, उसे कहते हैं RSOP टूल है। RSOP को ओपन करेंगे तो GUI उसे देखा जा सकता है, कमांड लाइन भी देखा जा सकता है। पहले GUI जाके देखते हैं। तो सर्वर पे आ गया मैं, एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन है। ग्रुप पॉलिसी मेरे ख्याल मैंने ख़त्म कर दी थी इसमें से। एक ग्रुप पॉलिसी इनेबल करके देखते हैं, क्लाइंट पे जाके लगा के देखेंगे, देखते हैं वहाँ पे वो शो होती है कि नहीं। सेल्स वाले जीपीओ पे ही आ रहते हैं, पहले देख लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, नो डिफाइंड सेटिंग्स आ रही हैं। एडिट करते हैं पॉलिसीज़, विंडो सेटिंग्स, कोई सी भी सेटिंग लगा ले, कंट्रोल पैनल वाली कोई पकड़ लेते, कंट्रोल पैनल डिनाई कर दिया, यहाँ पे इनेबल करके ओके कर दिया। अब मैं क्लाइंट मशीन पे आ रहा था, विंडोज़ 8 वाली मशीन पे कनेक्ट करवाया इसको, इस पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ। उमर भाई, हाँ जी, यहाँ पे आपने कंप्यूटर अकाउंट को कैसे मूव करवाया भाई यहाँ पे? मैंने मूव करवाया हुआ था, दिखाया तो था। ये देखो, मैं ADDS में जाता हूँ ना, तो हमारा जो जिस पीसी पे हम लैब करते हैं उसको मैंने पहले से ही मूव करवा लिया था। ये देखो, सेल्स वाले में मैं जाता हूँ, ये कंप्यूटर अकाउंट यहाँ पर होता है। आपका क्या होगा, वो कंप्यूटर अकाउंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आया होगा जब डोमेन ज्वाइन करवाई होगी। मैंने राइट क्लिक करके, यस, यहीं पे है। ठीक है, इसको मैंने मूव करके, तो इसको मैं इधर ले आया था सेल्स वाले ओयू में। अब क्या हुआ था, जब भी पॉलिसी मैं कंप्यूटर अकाउंट पे लगा रहा था वो इम्पैक्ट कर ही थी। ठीक है, अगर मैं यूजर्स को यहाँ से मतलब निकाल दूँ, जितने कंप्यूटर है, सेल्स के जितने कंप्यूटर है और जितने यूजर है उसी ओयू के अंदर नहीं पूरे नहीं, इम्प्लीमेंट करो। जब कब अब ये यूज़र दूसरे ओयू में भी पड़े होंगे तो पॉलिसी इंपैक्ट करेगी इसके ऊपर, क्योंकि वो पॉलिसी तो कंप्यूटर के ऊपर लगाई थी ना आपने, फायरवॉल वाली। यूज़र चाहे दूसरे ओयू में भी पड़ा हो, सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल यूजर जो यूजर्स वाला आ रहा होता है। अच्छा, इसका मतलब है कंप्यूटर्स उनके ले हैं इस ओयू में। कंप्यूटर इस ओयू में ले, अगर यूज़र पे लगानी है, हाँ, ये फिर यूज़र वाली नहीं लगेगी। सेल्स के ओयू पे जो यूज़र है उन यूज़र्स वाली पॉलिसी नहीं लगेगी। उसके लिए क्या, फिर यूज़र को भी आपको मूव करवाना पड़ेगा। समटाइम जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इस तरह होता है कि ओयू बना देते हैं, सेल्स अंडरस्कोर यूजर्स, सेल्स अंडरस्कोर कंप्यूटर, 2 ओयू बना देते हैं। और यूज़र वाले ओयू के ऊपर यूज़र वाली पॉलिसी लगाई होती हैं। ये वहाँ पे कह रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आपने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़र हैं कंप्यूटर अकाउंट, थोड़े हो तो एक ही ओयू में ऐड कर लें आप। तो मैनेजमेंट के लिए आप डिवीजन भी कर सकते हैं, ओयू सेल्स का, यूज़र्स का अलहदा, कंप्यूटर्स का अलहदा, एक ओयू में ऐड करने, एक ओयू में कर दें। ठीक हो गया। क्लाइंट मशीन पे जा रहे थे टेस्टिंग के लिए हम। हाँ, अभी देखो, अभी मैंने यूज़र वाली पॉलिसी लगाई है। इस टाइम यूज़र का, यूज़र सेल्स अंडरस्कोर यूज़र, वहाँ से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, उसका उस ओयू में होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने यूज़र वाली पॉलिसी लगाई है कंट्रोल पैनल की अभी, नहीं तो इसने इम्पैक्ट नहीं करना था। ठीक है, सेल्स अंडरस्कोर यूज़र, वहाँ से लॉगिन करते हैं। ठीक है, पहले तो देखते हैं, जीपी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी लॉगिन किया है, ऑटोमेटिक ग्रुप पॉलिसी अपडेट होगी। वेरीफाई कर लेते हैं कंट्रोल पैनल में जाके। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट आ रहा है यहाँ पे आपके पास, इसका मतलब पॉलिसी हमारी इम्पैक्ट कर गई है। तो RSOP को ओपन करने का क्या है, आप क्लाइंट मशीन पे आते हैं, फॉर एग्जांपल आप सर्वर पे कोई पॉलिसी लगा रहे हैं और क्लाइंट पे वो पुश नहीं हो रही। ठीक है, या आपको पता है, आपने देखना है वो पुश हुई है कि नहीं हुई सक्सेसफुली। तो उसका क्या तरीका है, RSOP लिख के यहाँ पे ओपन कर लें, रिजल्ट एंड सेट ऑफ पॉलिसी। ठीक है, लेकिन इस टाइम इस मशीन को, ये सेल्स अंडरस्कोर यूजर वन को मैंने, मेरा हाल एडमिन राइट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मुझे कोई मैसेज नहीं है। अगर स्टैंडर्ड यूजर से आप लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे एक्सेस नहीं आएगा, मैसेज आएगा, लेकिन आप ओके करेंगे वो पॉलिसीज आपको दिखा देगा।
ठीक है, ये ओपन कर दी। इस टाइम ये जितनी पॉलिसीज़ कन्फिगर की होंगी ये उसी तरह उसने ग्रुप जीपीओ मेरे सामने ओपन कर दी है, और यहाँ पे ये पॉलिसीज़ दिखा देगा आपके पास सामने कौन कौन सी पॉलिसीज़ लगी है। मुझे बता रहा है कि कंट्रोल पैनल में ये पॉलिसी की एक ये वाली पॉलिसी लगी हुई है आपके ऊपर, ये इनेबल आ रही है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर को पता होगा कि उसका पाथ के उस पाथ पे जाएंगे। यहाँ पे जो बाकी सेटिंग्स मुझे नहीं दिखाएगा क्योंकि बाकी कोई ग्रुप पॉलिसी लगी नहीं हुई। अगर कोई और लगी होती तो उसने यहाँ पे मुझे बाकी ग्रुप पॉलिसीज़ भी दिखा देनी थी। ठीक है, ये लोकल पॉलिसीज़ हैं। ये देखो, ये तुम्हारी ट्रबल शूटिंग में काम आएगी। ट्रबल शूटिंग में बिल्कुल काम आ गई। एक चीज़ और देखा, ग्रुप पॉलिसीज़ दिखा दी। एक चीज़ मैंने और दिखाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे। दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ, RSOP को एंटर किया मैंने, ट्रबल शूटिंग में काम आ गया। आपने देखना ग्रुप पॉलिसी लग रही है कि नहीं लग रही। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि GUI आप ग्रुप पॉलिसी देख रहे हो वो यूज़र की लोड कर रहा है और ये कंप्यूटर के यूज़र की लोड कर रहा है। अब यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे सारी की सारी ग्रुप पॉलिसीज़ नहीं आपको दिखाएगा GUI में। इसको मैं कैंसिल करूँ, अब वो लोड हो चुका है। यहाँ पे मैसेज ये आ रहा था कि GUI अगर आप ग्रुप पॉलिसीज़ देखेंगे ऐसा पॉसिबल है कि सर्वर में जो सेटिंग्स आपने इनेबल की हुई है वो यहाँ पे शो ना हो, तो आप बेहतर ये कमांड लाइन देखें। GUI में थोड़ा सा इशू है, सारी की सारी सेटिंग सर्वर वाली हमें दिखाता नहीं। कुछ ग्रुप पॉलिसीज़ ऐसी होंगी वो इम्पैक्ट भी कर रही होंगी लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही होंगी। तो उसके लिए बेहतर तरीका क्या, आप कमांड लाइन देखें, और नॉर्मल इंडस्ट्री में कमांड लाइन को ही प्रेफर किया जाता है। तो उसके लिए कमांड लाइन से देखने का तरीका क्या है, GP रिजल्ट कमांड है उसकी। GP रिजल्ट करके ग्रुप पॉलिसी का जो रिजल्ट है वो मुझे दिखाओ। मैं करता हूँ यहाँ पे GP रिजल्ट करके एंटर किया, तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क आ गई। इसकी सारी की सारी हेल्प दिखा रहा है आपको कि GP रिजल्ट, इसके डिफरेंट स्विचेज है। यहाँ पे पढ़ ले जो भी स्विच है, कौन सा स्विच क्या क्या काम करता है। /US/यूज़र है, /X है, /Z है, इसे क्या काम करेगा। फिलहाल अब मैं बताता हूँ यूज़र की देखनी हो वो कैसे देखेंगे। GP रिजल्ट /स्कोप यूज़र आ जाएगा, /V आ जाएगा यूज़र की देखने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, GP मैं कहूँ सिर्फ और सिर्फ यूज़र की दिखाओ। ठीक है, क्रिएटिंग द सीड इन्फॉर्मेशन हर यूज़र के गेम में बाकी आके बताऊंगा। इसकी बेसिकली यूज़र नेम कुछ नहीं होता, बैकएंड पे इसका सिक्योरिटी आईडी होती है, उसके ऊपर सारी की सारी सिक्योरिटी पॉलिसी लग रही होती है। और बेसिकली इसकी SID पीछे से गेट करके उस सिक्योरिटी आईडी के गेम जितनी पॉलिसी लगी है वो दिखाने लगा है। पीछे से गैदर करे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे आउटपुट दिखाएगा। इसी आउटपुट को उठा के आप टेक्स्ट फाइल में भी लेके जा सकते हैं। आप ग्रेटर देन का साइन ऐड कर दें और आगे पाथ दे दे, C ड्राइव में एक फाइल सेव करवा दो। तो CMD के ऊपर जितनी आउटपुट शो होती है आप उसको टेक्स्ट फाइल में लेके जा सकते हैं, अपेंड करवा सकते हैं। जैसे WMI की मैंने स्क्रिप्ट दिखाई थी उसमें यही था कि हम इन्फॉर्मेशन डिफरेंट गेट करते जा रहे थे और उसको एक ही फाइल में अपेंड करवाते जा रहे थे। यहाँ पे गैदर करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, यहाँ पे अभी दिखा देगा मुझे ये। ठीक है, जितनी देर में वो कैल पीछे से सारी इन्फॉर्मेशन गेट करता है तो उसके आगे देखेंगे GPO में कॉपी पेस्ट किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, और ग्रुप पॉलिसी का बैकअप लेना और रिस्टोर करना वो कैसे करेंगे। सम टाइम होता है ना ग्रुप पॉलिसी में आपने काफ़ी सारी चेंजेस कर दी और वो रिवर्ट करनी है आपने, और आपको याद नहीं किस किस बात पे आगे आपने ग्रुप पॉलिसी चेंज की थी, तो वहाँ पे जाकर आपको मैनुअली रिवर्ट करना पड़ेगा। बेहतर क्या था आपने बैकअप लिया और उस बैकअप को ही रिस्टोर करवा दें। क्या आ रहा है RSOP डाटा कह रहा है नहीं आ रहा इधर। अच्छा, एक्सेस डिनाई का मैसेज आ रहा है, इसको रन एज एडमिन करके देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को ना। तो मैं CM में टेक्स्ट फाइल में इंपोर्ट करवाया मुझे एक्सेस डिनाई का मैसेज आ रहा हो। दूसरी कमांड में क्या था डाटा पड़ा ही नहीं हुआ, वहाँ पे भी एक्सेस डिनाई का बैकेंड पे मैसेज आ रहा होगा, उसने मुझे मैसेज एरर आ रहा होगा, ये मैसेज आ गया। रन एज एडमिन करके चला के देखते हैं। ठीक है, देखो ने फ़ौरन में दिखा दी यहीं पे। इसको मैं मैक्सिमाइज़ करके दिखाता हूँ। अब देखो ये ग्रुप पॉलिसीज़ आ रही है कि सेल्स GPO से ग्रुप पॉलिसीज़ के ऊपर इन्फोर्स हो रही है, और ये नो कंट्रोल पैनल यानी कि नो कंट्रोल पैनल इसका
प्रीवेंट एक्सेस कर दो उसके ऊपर, तो ये उस ग्रुप पॉलिसी का पाथ भी पूरा का पूरा दिखाएगा आपको। ये रजिस्ट्री के अंदर से बेसिकली सेटिंग उठा के ला रहा है। इसके अलावा अगर मल्टीपल ग्रुप पॉलिसीज़ लगी हो सारी की सारी यहाँ पे आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। ये मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की मैं टेस्टिंग कर रहा था अभी। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मैंने बताने के एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू यूजिंग जीपीओ रिमोट सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करने हैं। तो ये जीपीओ भी वहाँ पे मैंने मेरे ग्रुप पॉलिसी एक ऐड की हुई है, तो बता रहा है कि देखो फायरफॉक्स है, विन आर वगैरह, ये ग्रुप पॉलिसीज़ भी इसके ऊपर कन्फिगर्ड है। ठीक है, इसके अलावा जितनी ग्रुप पॉलिसीज़ होंगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। इसके अलावा जीपी रिजल्ट स्लैश करके आगे क्वेश्चन मार्क करेंगे, वहाँ पे डिफरेंट स्विचेस देगा, वो आपको ट्रबल शूटिंग में उसे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी इंपैक्ट हुई है कि नहीं। जो ग्रुप पॉलिसी यहाँ पे इंपैक्ट होगी वो इस लिस्ट के अंदर शो हो रही होगी, जीपी रिजल्ट है। ठीक है, ये पूरा पाथ बता रहा है, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाके सेल्स एंड जीपीओ है, उसके अंदर कंट्रोल पैनल की कोई पॉलिसी लगी हुई है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को आगे जाके देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस तरह मैनेज करना है यूजिंग जीपीओ, तो उसके एन आ रहा है, कोई अभी अप्लाई नहीं की हुई इंटरनेट एक्सप्लोरर की। फोल्डर रीडायरेक्शन भी मैंने बता दिया, फोल्डर रीडायरेक्शन भी की भी कोई अप्लाई नहीं है, नोट कन्फिगर है इस टाइम। ठीक है, ये था जीपी रिजल्ट। ट्रबल शूटिंग में काम आएगा तो इसको याद रखना है, सिंपल सी कमांड है जीपी रिजल्ट स्लैश लिखा। कंप्यूटर की करनी है, अभी यूज़र की उसने मुझे दिखाई है, कंप्यूटर की होगी वो कंप्यूटर की इस तरह दिखा देगा आपको। ठीक हो गया, स्कोप कंप्यूटर लिख दे के कंप्यूटर की दिखाए, और मैंने सिंपल जी करे तो दोनों की दिखा देता है, यूज़र की भी कंप्यूटर की भी, एक ही कमांड के अंदर। अब देखते हैं कॉपी पेस्ट क्या चीज़ है। तो मैं सर्वर पे वापस आ जाता हूँ अपने। ग्रुप पॉलिसी को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट का बेनिफिट क्या है। फॉर एग्जांपल सेल्स वाला जीपीओ है, इसके अंदर आपने 50+ ग्रुप पॉलिसीज़ कन्फिगर्ड की हुई हैं, और वही सेम सेट ऑफ पॉलिसी सेम सेट ऑफ सेटिंग्स जो हैं वो आप मार्केटिंग वाले के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहला तरीका क्या था, आप राइट क्लिक करके लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ करो और सेल्स वाला जीपीओ ही अटैच कर दें। लेकिन इशू ये था आप फ्यूचर में चाहते हैं कि सेल्स के ऊपर जो मैं पॉलिसीज अप्लाई करूं वो मार्केटिंग वाले के ऊपर ना लगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर आप लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ सेल्स वाला करवा देंगे, जब भी आप इस जीपीओ में चेंज करेंगे वो सेल्स पे भी अप्लाई होगा, वो मार्केटिंग पे भी। क्यों, बैकएंड पे जीपीओ सेम था, वो 2 ओयू के साथ लिंक हुआ था। तो कॉपी पेस्ट में क्या होगा, कॉपी पेस्ट में आप चाहेंगे कि सेल्स अंडर सेल्स जीपीओ जो है इसकी करंट जितनी पॉलिसीज लगी हुई है करंट स्टेट के ऊपर वो मार्केटिंग के ऊपर लग जाए, लेकिन फ्यूचर में मार्केटिंग को मैं अलहदा से मैनेज करूँ, सेल्स वाले जीपीओ को अलहदा से मैनेज करूँ। यानी कि सेल्स के अंदर जाके मैं कोई सेटिंग ऐड करता हूँ, कोई एडिट करता हूँ, कोई कन्फिगर करता हूँ, कोई ग्रुप पॉलिसी इनेबल डिसेबल करता हूँ, उसका इंपैक्ट मार्केटिंग वाले के ऊपर ना हो। तो वो किस तरह करेंगे, राइट क्लिक करके इसी जीपीओ को सेल्स वाले को राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। अभी आपके पास आ जाएगा कॉपी ऑफ सेल्स जीपीओ, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं ऐसे। अमर भाई, हाँ जी, अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैं मार्केटिंग पे 2-4 पहले से ही पॉलिसी लगाऊं और उससे फाइल कर दूं फिर किसी के साथ मार्केटिंग वाले के ऊपर एक जीपीओ बनाया और उसके ऊपर 2-4 दो पॉलिसीज। तीन हाँ हम 2-3 नई ग्रुप पॉलिसी लगा दी है हाँ, मार्केटिंग पे, उसके और बाद उससे सेल्स वाली सारी लगाना चाहते हो सेल्स आप। वाले के साथ, हाँ, और उससे सेल्स वाले से बाइंड कर दूं, तब भी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही तरीका था कि वो मैंने बताया था कस्टम कलर, मैंने स्टार्टर जीपीओ का बताया था, उसमें आपने कंपनी की कॉमन सेटिंग्स पहले डिफाइन की होती हैं। आप जब मार्केटिंग का जीपीओ ऐड करें तो उसके अंदर कंपनी की जो कॉमन सेटिंग्स है वो इंपोर्ट करवा दें। लेकिन अगर आप सेल्स वाली सेटिंग बाद में इसके अंदर ऐड करवाना चाहेंगे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सेल्स वाला जीपीओ आप अभी बताऊंगा बैकअप लेके इसके अंदर इंपोर्ट करवाएंगे तो आपने मार्केटिंग के ऊपर जो पहले 3-4 पॉलिसी डिफाइन की थी वो ओवर राइट हो जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं ये चाहता हूँ सेल्स वाली जो करंट जो पॉलिसीज है वो मार्केटिंग के ऊपर लग जाए, मैं बाद में चेंज कर सकूँ मार्केटिंग की अलहदा से सेल्स की अलहदा से। ठीक है, तो अभी इसको कॉपी करते हैं। आप सेल्स जीपीओ को राइट क्लिक किया, कॉपी किया इसको, तो यहीं पे राइट क्लिक करके इसके ऊपर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि स्पेसिफाई द परमिशन ऑफ द न्यू जीपीओ, यूज द डिफॉल्ट परमिशन या प्लीज द एग्जिस्टिंग परमिशन। तो को जो अब अगर सिक्योरिटी फिल्टर वगैरह हमने कोई लगाए हैं, सिक्योरिटी के डेलीगेशन में जाके एडमिनिस्ट्रेट कोई यूज़र को हमने डिनाई वगैरह करवाया, कहता परमिशन वही रहें या चेंज हो जाएं, तो ये डिपेंड करता है आपका जो भी आप चाहते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट परमिशन करता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र सिर्फ ऐड हुआ होता है। ये ऐसे लास्ट क्लास देखोगे तो इसमें समझ लग जाएगी। अब ये देखो ये कॉपीज़ की बन गई यहाँ पे, कॉपी ऑफ सेल्स यूज़र। तो इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ कर लेता हूँ मार्केटिंग। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, सेल्स की जितनी सेटिंग्स होगी इस टाइम मार्केटिंग वाले के अंदर है, ये उसी का रेप्लिका है। या सेटिंग्स में जाएं तो सेटिंग्स लॉस नहीं हुई होगी, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में कंट्रोल पैनल वाली सेटिंग अभी भी इसमें आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मार्केटिंग पे राइट क्लिक करके लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ
अभी हमने मार्केटिंग वाला बनाया, मार्केटिंग जीपीओ, इसको मैंने ओके कर दिया। अब क्या होगा, मार्केटिंग अलहदा से मैनेज होगा और सेल्स वाला अलहदा से मैनेज होगा। बेनिफिट क्या, सेल्स की जितनी ग्रुप पॉलिसी थी मार्केटिंग वाले पे अलहदा से नहीं लगानी पड़ी आपको, वो पहले से प्री कन्फिगर्ड आपको मिल गई है, वो इसके अंदर ऐड है। ठीक हो गया, ये था कॉपी पेस्ट का बेनिफिट। इसको इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना कि एक मशीन, टेस्ट मशीन के ऊपर आपने पहले पॉलिसीज कॉन्फ़िगर कर ली बिल्कुल और कॉपी करवाते गए डिपार्टमेंट वाइज। जब उस एक सेटिंग आपकी सक्सेसफुली हो गई हाँ कॉन्फ़िगर, तो बाद में सारों में कॉपी करवा दिया, बाद में रीनेम कर दिया। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी कर सकते हैं। एक टेस्ट ओयू बनाया, उसके अंदर वो ग्रुप पॉलिसी लगा के टेस्टिंग की, तो बाद में आपने उसको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे ले आए। टेस्ट ओयू के साथ जो टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई, बाद में जो प्रोडक्शन का ओयू है आप उसके बाद उसके साथ बाद में उसको बाइंड कर दें, लिंक करवा दें। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट काम आ सकता है इंडस्ट्री में जहाँ पे काम करें आप। ठीक हो गया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये बात समझनी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, ये वही चीज़, सेल्स वाला जीपीओ है, ठीक है, यहाँ की सेटिंग्स आप इंपोर्ट करो और इसको एक्सपोर्ट करवा दो मार्केटिंग वाले जीपीओ के अंदर जाके। तो एक बात याद रखनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डाटा ओवर राइट हो जाएगा। अभी मार्केटिंग के अंदर जितनी की जितनी यहाँ पे पॉलिसीज़ कन्फिगर्ड होंगी वो ओवर राइट हो जाएंगी जब आप सेल्स की ग्रुप पॉलिसी जिसके अंदर जाके इंपोर्ट करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपेंड होगा डाटा, डाटा अपेंड नहीं होगा आपका। मार्केटिंग की पॉलिसीज ओवर राइट होगी, फिर सेल्स की पॉलिसी उसके अंदर जाके इंपोर्ट हो जाएगी। तो राइट क्लिक करके फॉर एग्जांपल सेल्स वाली चाहते हैं आप, मैं मार्केटिंग के अंदर कोई सी ग्रुप पॉलिसी जाके और कन्फिगर कर लेते हैं, करनी है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो ओवर राइट हो जाएंगी। पॉलिसीज़ में गए, कोई सी ग्रुप पॉलिसीज पकड़ लेते हैं, जाते हैं, ऐसा करते हैं, ऑल सेटिंग में चले जाते हैं। अच्छा उमर भाई, हाँ जी, हाँ जी। ये जैसे यूजर के अंदर आ रही ना एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क एंड ऑल दैट, कहाँ आ रही है? इसी तरह कंप्यूटर के अंदर नहीं आ रही होती ऊपर हाँ, कंप्यूटर वो मैंने कंसोल के पहले भी बताया था कि कुछ ग्रुप पॉलिसीज़ हैं वो यूज़र पे लगती है, कुछ कंप्यूटर पे लग सकती है, कुछ ऐसी हैं जो दोनों पे नज़र आएंगी आपको। ये अब देखना पड़ेगा आपको, जो आपने पॉलिसी लगानी है वो यूज़र के लिए पॉसिबल है या कंप्यूटर के लिए पॉलिसीज़ है। कंप्यूटर के लिए पॉसिबल है, बात दोनों जगह पे नज़र आएगी, कंप्यूटर वाली जगह पे भी नज़र आएगी। ऐसा नहीं है कि जो कंप्यूटर में पॉलिसी एग्जैक्ट वो यूज़र पे भी इंप्लीमेंट होगी, ऐसा नहीं है। जिस तरह मैंने बताया था यूएसबी ब्लॉक करनी थी, वो कंप्यूटर अकाउंट पे ब्लॉक होती है, यूज़र पे नहीं ब्लॉक होती। वो यूज़र में जाएंगे वहाँ पे ग्रुप पॉलिसी नज़र ही नहीं आएगी आपको। ये देखना पड़ेगा आपको, वो यूज़र पे फोर्स होगी या कंप्यूटर पे फोर्स होगी। इसी तरह ये भी मैंने बताया था ग्रुप पॉलिसी में कि मैंने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसी दिखाया था एक में 1900 कुछ आ रही थी, एक में 1500 कुछ आ रही थी ग्रुप पॉलिसीज़। तो इसका मतलब कुछ ऐसी ग्रुप पॉलिसीज़ हैं जो कंप्यूटर में है, यूज़र में नहीं है, कुछ ऐसी जो यूज़र में है, कंप्यूटर में नहीं है। नहीं तो उनकी नंबरिंग सेम आ रही होती, 1500 प्लस, यूज़र में भी वही है एग्जैक्ट, कंप्यूटर में भी वही है। ठीक हो गया। अभी मैंने सेल्स के अंदर 2 ग्रुप पॉलिसीज़ लगा दी हैं कि मार्केटिंग पे लगाइए, मार्केटिंग पे मेला लगाइए। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो मार्केटिंग वाले के ऊपर मैंने 2 ग्रुप पॉलिसीज लगाई है, कंट्रोल पैनल की, एक कंट्रोल पैनल ऐड और मूव प्रोग्राम की, 2 ग्रुप पॉलिसीज लगा दी हैं। जब मैं सेल्स वाले को इंपोर्ट करूँगा, इसका एक्सपोर्ट करके इसमें इंपोर्ट करूँगा, तो वहाँ पे कौन सी सेटिंग्स आ रही है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पैनल वाली आएंगी। क्यों, ये इसके अंदर जितनी सेटिंग्स होंगी, सेल्स वाला जीपो जब इंपोर्ट करेंगे उसके अंदर उसको ओवर राइट कर देगा। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करना है मैंने, सॉरी, इसको भी सेल्स वाले जीपीओ को। तो ये शॉर्टकट पे इसकी ऑप्शन नहीं आएगी, तो आपको जीपीओ वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे जाना पड़ेगा, सेल जीपीयू और राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट का मतलब यही है बैकअप, बैकअप का या एक्सपोर्ट का मतलब कि आपने सेटिंग्स अभी निकालनी है इसकी। तो इसको अभी बैकअप लिया, बैकअप का मतलब एक्सपोर्ट। तो किस पाथ पे लेना, फॉर एग्जांपल सी पे ही उसने निकाल दिया, सी में यहाँ पे जो भी पाथ है ब्राउज करके बैकअप कर लें इसको। ये एक्सपोर्ट कर रहा है इस टाइम, सक्सीडेड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मार्केटिंग वाले के अंदर जाके इसको इंपोर्ट करवाना है, राइट क्लिक किया तो इधर क्या आ रहा है, इंपोर्ट सेटिंग्स। इंपोर्ट सेटिंग्स का मतलब क्या है, ऐसी सेटिंग्स आपने इंपोर्ट करवा दी है जो किसी दूसरे जीपीओ से उसका बैकअप लिया गया था। यानी कि किसी दूसरे जीपीओ का बैकअप लेके हम किसी दूसरे जीपीओ के अंदर इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। राइट क्लिक कर किया इसको, रीस्टोर फ्रॉम बैकअप, ये तो भी पढ़ने हमने, इंपोर्ट सेटिंग्स, नेक्स्ट,
अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कि अगर आप सेटिंग्स इंपोर्ट करवाओगे तो ओवर राइट हो जाएगा डाटा, ये इसके अंदर जितनी करंट सेटिंग्स हैं वो लॉस हो जाएगी। तो बेहतर ये आप इस जीपीओ का भी बैकअप ले लें मार्केटिंग वाले का। अगर आप लेना चाहते हैं बैकअप, यहाँ से राइट क्लिक करके इसका बैकअप ले लें। अगर नहीं लेना तो नेक्स्ट कर दें। अब वो कहते हैं पाथ कहाँ पे, सी ड्राइव में पाथ दिया, नेक्स्ट किया, ऑटोमेटिक वो उठा लेगा कि वहाँ पे 2 ग्रुप पॉलिसीज पड़ी हुई हैं। तो अभी हमने कौन सी ली थी यहाँ पे, सेल्स जीपीओ। ठीक है, सेल्स जीपीओ मैंने ली थी, इसको नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। अब वो क्या करेगा, सेल्स की जितनी सेटिंग्स थी वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर देगा मार्केटिंग के डाटा के अंदर। सक्सीडेड, ओके। इसको रिफ्रेश करते हैं सेल्स वाले जीपीओ को यहाँ आके। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में कंट्रोल पैनल, यहाँ पे एक ही सेटिंग आ रही है। जो दूसरी सेटिंग थी ऐड मूव प्रोग्राम्स वाली, वो यहाँ पे आ नहीं। इसका मतलब डाटा ओवर राइट हो जाएगा। बस ये बात याद रखनी है कि बैकअप लेके एक जीपीओ का, जब भी दूसरे जीपीओ में उसको आप इंपोर्ट करवाएंगे तो आपकी सेटिंग्स फारिग हो जाएंगी सारी की सारी। ये आपको उसको बैकअप लेना पड़ेगा। ये था एक जीपीओ से का डाटा इंपोर्ट किया, दूसरे जीपीओ में एक्सपोर्ट करना। अब बैकअप रीस्टोर, बैकअप रीस्टोर जिस जीपीओ का, हाँ जी पूरी ये जो सी है वापस आए जरा उसमें जीपीओ में हाँ जी, ऊपर पूरे डोमेन का भी ले सकते हैं, डोमेन का ले, जिस मर्जी जी, फॉरेस्ट का भी ले सकते हैं बिल्कुल जी, सारी ग्रुप पॉलिसीज का भी ले सकते हैं। स्पेसिफिक का राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं आप ग्रुप पॉलिसीज का बैकअप। इस ग्रुप पॉलिसी का लेना, इसका ले लें आप यहाँ पे, अच्छा इसमें इंपोर्ट करवाने इसका भी ले सकते हैं हम। इसका कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है डोमेन वाली यहाँ से कंप्लीटली लेना है बैकअप, ऊपर एक्शंस में आएगा कोई मतलब ये देखो ऑप्शन बैकअप आपको आल आ रहा है ना, कंप्लीट बैकअप उसका लेना हो। हाँ बैकअप आल आ रहा है। जितनी ग्रुप पॉलिसीज होंगी आपके नेटवर्क में वो सारी की सारी यहाँ पे इन्वायरमेंट सबका बैकअप ले लेगा। बैकअप आल कह रहा है, पाथ पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया, ये सारी की सारी का भी बैकअप ले सकते हैं इसको सिलेक्ट करके। अभी मैं इंडिविजुअल का बताया था। ठीक हो गया। अब चलते हैं बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप ऑल काम पे आ रहा है, स्क्रीन स्टार्ट हो हाँ, गई है। ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब आ रही है स्क्रीन। अच्छा ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट हाँ बैकअप ऑल आ रहे हैं यहाँ पे। अब आई है। ठीक है, बैकअप ऑल यहाँ पे राइट क्लिक करके बैकअप ऑल कर लें आप। तो इसके अंदर जितनी ग्रुप पॉलिसीज आनी है सबका बैकअप ले लेगा, रिगार्डलेस के ऊपर किस ओयू के साथ लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी ग्रुप पॉलिसीज यहीं पे शो हो रही होती मतलब हैं। अगर इन केस कोई मसला हो गया, कोई कोई हम गलत सेटिंग कर बैठे हैं तो कुछ हाँ देर बाद हम इस पे हाँ, वापस बाद में सारी बैकअप की सारी सेटिंग ऑन ग्रुप करेंगे पॉलिसी, तो हाँ ओवरराइड कर देगा। बिल्कुल रिस्टोर करवा दे। रिस्टोर करने में वो सारी खत्म कर देगा पीछे की और उसको रिस्टोर कर देगा। रिस्टोर का मतलब है प्रीवियस स्टेट का जो बैकअप पड़ा हुआ था उस स्टेट का बैकअप आके पर रिस्टोर कर देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये था, एक अलहदा जीपीओ की सेटिंग एक्सपोर्ट की थी, किसी दूसरे जीपीओ में इंपोर्ट की थी। बैकअप रिस्टोर में ये होता है कि जिस जीपीओ का बैकअप लिया होता है आपने, उसी का बैकअप उसी के ऊपर ही रिस्टोर होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने सेल्स का बैकअप लिया और उसको मार्केटिंग के ऊपर रिस्टोर कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, सेल्स का बैकअप लेके मार्केटिंग के ऊपर इंपोर्ट कर देते हैं। लेकिन सिंपल बैकअप रिस्टोर में क्या होगा, अगर मैंने सेल्स का बैकअप लिया तो सेल्स के अंदर ही ये रिस्टोर होगा, मार्केटिंग के अंदर रिस्टोर नहीं होगा। तो मैं राइट क्लिक करके क्या करता हूँ, इसका मैंने बैकअप लिया हुआ है पहले, क्योंकि एक्सपोर्ट किया था, इसका मतलब बैकअप ही लिया था। अब मैं उसको रिस्टोर करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए रिस्टोर करवाने के लिए क्या है, राइट क्लिक करें, यहाँ पे क्या आ रहा है, रिस्टोर फ्रॉम बैकअप। नेक्स्ट करें, यहाँ पे नेक्स्ट करें। अब क्या है, बैकअप मिल ही नहीं रहा है इसको, क्यों? हमने तो बैकअप तो पहले सी का लिया, सेल्स का लिया था, मार्केटिंग का तो नहीं ना लिया, तो इसको बैकअप मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे बैकअप होगा तो वो यहाँ पे रिस्टोर करेगा। तो उसके लिए क्या, हमने मार्केटिंग का पहले बैकअप लेना पड़ेगा। राइट क्लिक करके बैकअप किया आपने, वही पाथ दे दें चाहे, ओके कर दिया। अब मार्केटिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चेंजेस की, उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसका बैकअप रिस्टोर करूँ, राइट क्लिक करके सिंपल क्या करना है, रिस्टोर। बैकअप लिया होगा तो रिस्टोर किया होगा आपने। लेकिन अगर आपने इस जीपीओ का सेल्स वाले का बैकअप रिस्टोर करवाना चाहें मार्केटिंग के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू होगा। ठीक है, तो राइट क्लिक किया आपने, अब इसको रिस्टोर फ्रॉम बैकअप। पहले हमने इंपोर्ट की ऑप्शन बताई थी, मैंने बता दी इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है किसी दूसरे जीपीओ का बैकअप आपने इसके अंदर इंपोर्ट करवाना है। रीस्टोर का मतलब है इसी जीपीओ का बैकअप इसके अंदर रीस्टोर करवाना है। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझ है। इंपोर्ट का मतलब क्या है, किसी दूसरे जीपीओ का बैकअप रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब क्या है, इसी जीपीओ का बैकअप रीस्टोर। तो रीस्टोर कर रहे हैं, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, ऑटोमेटिक उसने यहाँ से डिटेक्ट कर लिया कि सी ड्राइव में बैकअप पड़ा हुआ था इस डेट का। अगर मल्टीपल बैकअप पड़े होंगे, मल्टीपल टाइम स्टैम्प यहाँ पे दिखा देगा। तो सेटिंग्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स कन्फिगर थी मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट करके फिनिश कर दें इसे, ये बैकअप रिस्टोर हो गया आपका। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क है, बैकअप रिस्टोर क्या, कॉपी पेस्ट आपके
इंडस्ट्री में जाके कहीं पे काम आ सकता है, टाइम थोड़ा सा सेव कर सकता है आपका। ठीक है, एक लैब ही आपने खुद करके देखनी है, इनेबल रिमोट डेस्कटॉप थ्रू ग्रुप पॉलिसी। कि ग्रुप पॉलिसी के थ्रू रिमोट डेस्कटॉप किस तरह इनेबल करना है। फॉर एग्जांपल आपके नेट में 500 मशीन है और जाहिर सी बात है 500 मशीन पे रिमोट डेस्कटॉप इनेबल होना चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर को कल को कोई ज़रूरत पड़े उसी मशीन अपनी लोकल मशीन पे बैठ के उस मशीन को रिमोट डेस्कटॉप करे और वहाँ पे जाके काम कर सके। और रिमोट डेस्कटॉप इनेबल होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, वही एक तो यही है कि आप 1 बाय 1 जाए उस मशीन पे रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करें, जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप चाहते हैं कि जो मशीन मेरे नेटवर्क पे आए तो उसका रिमोट डेस्कटॉप ऑटोमेटिक इनेबल हो जाए यूजिंग ग्रुप पॉलिसी। तो यहाँ पे जाके मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। अभी तो कंट्रोल पैनल ही मैंने वो किया, मैंने कंट्रोल पैनल रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो ये कंट्रोल पैनल में ग्रुप उसकी सेटिंग, कंट्रोल पैनल के साथ सिस्टम की सेटिंग भी डिसेबल हो जाती हैं, कि सिस्टम भी कंट्रोल पैनल के अंदर ही ऐड होता है। वो वहाँ पे जाके ग्रुप पॉलिसी अपनी ख़त्म करते हैं पहले। ठीक है, क्लाइंट में शीट पे है, यहाँ पे जीपी अपडेट किया तो रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग मैं ओपन कर पा रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल होता है और यहाँ पे अप्लाई होता है। तो अगर आपके नेट में 500 मशीन हो, सब पे रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करना हो तो 1 बाय 1 जाके करना पड़ेगा। अभी इसकी लैब आपने खुद करके देखनी है, तो आप वहाँ पे ग्रुप पॉलिसी के अंदर जाके रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करवाएंगे। ठीक है, उस ओयू के अंदर वो आके वो कंप्यूटर अकाउंट ऐड कर देना, कंप्यूटर अकाउंट के ऊपर वो लगेगी, यूज़र सेटिंग्स में नहीं मिलेगी रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करने की ऑप्शन। तो आप जब बाद में आके देखोगे इस मशीन पे लॉगिन करोगे तो रिमोट डेस्कटॉप आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनेबल पे होगा और ये ऑप्शन आपकी ग्रे आउट आ रही होगी, क्यों? वो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आपने रिमोट डेस्कटॉप इनेबल किया है। और यहाँ पे यही लिखा हुआ आएगा, सम सेटिंग्स आर मैनेज बाय योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो यूज़र यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप को बाद में डिसेबल ही नहीं करता, डिसेबल भी नहीं कर पाएगा, क्यों? वो सर्वर के थ्रू सेटिंग्स पुश हुई हैं। तो ये रिमोट डेस्कटॉप आपने इनेबल करके अपने तौर पे लैब करके इसकी देखनी है। ठीक हो गया, ये डोमेन पे ही लगा देंगे। पूरी डोमेन पे लगानी है, पूरी डोमेन पे इंप्लीमेंट कर दे, डोमेन के अंदर जितने कंप्यूटर अकाउंट आएंगे सब पे वो लग जाएगी। ठीक हो गया, तो सबके लिए रिमोट डेस्कटॉप वो इनेबल हो जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे ये ग्रे आउट निशानी क्या वो सर्वर के थ्रू पुश हुई है, यहाँ पे ग्रे आउट ये ऑप्शन हो जाएगी और यूज़र इसको डोंट अलाउ पे चेक नहीं कर सकेगा। तब आपको पता लग जाएगा आपकी ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो गई है। एक काम ये करना है। दूसरा मैंने फायरवॉल में बताया था पोर्ट भी अलाउ करनी पड़ेगी। 3389 का आपने एक रूल ऐड करवा देना है, रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट भी तो अलाउ करोगी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब यहाँ पे आप अलाउ करके अप्लाई करते हैं तो विंडोज़ फायरवॉल के अंदर एक 3389 पोर्ट का रूल भी एक ऐड हो जाता है, रिमोट डेस्कटॉप की जो पोर्ट है। तो फायरवॉल के थ्रू भी आपने 3389 पोर्ट को परमानेंटली अलाउ कर देना है, ताकि रिमोट डेस्कटॉप भी इनेबल हो, प्लस उसकी फायरवॉल में अगर पोर्ट अलाउ ना हो यूज़र तब भी रिमोट डेस्कटॉप कर नहीं पाओगे आप एडमिनिस्ट्रेटर। तो फायरवॉल में आपने एक पोर्ट अलाउ करनी है, एक रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करना है। ठीक है, ये लैब आपने खुद करके देखनी है और लाजमी करके देखनी है। अभी मैंने फ़िल्टर करके देखा, मैंने देखा कि मुझे वहाँ पे उसका पाथ नज़र आ रहा था रिमोट डेस्कटॉप का की पॉलिसी का। तो हम अभी इसको करके देख ले, तो काफ़ी सारी पॉलिसी तो आगे उसमें ढूंढनी पड़नी है, तो 5-7 मिनट उसी में लग जाने हैं। तो मुश्किल नहीं है, सिंपल इनेबल ही करना उस पॉलिसी को। आगे चलते हैं, आगे आगे ग्रुप पॉलिसी अपडेट ऑन ओयू ऑफ कंप्यूटर्स। पहले तो बताया था ग्रुप पॉलिसी कब अपडेट होती है, वही लॉगिन करने पे, सिस्टम रीस्टार्ट करने पे या जीपी अपडेट करने पे। तो GUI भी आप सर्वर पे बैठ के ग्रुप पॉलिसीज अपडेट करवा सकते हैं। ये सर्वर 2008 R2 में नया फीचर आया था। ठीक है, तो GPO जो भी OUS पे राइट क्लिक करें, ग्रुप पॉलिसी अपडेट करें, जाके दिखाता हूँ सर्वर पे आगे। मैं राइट क्लिक लिया, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, मैं चाहता हूँ मार्केटिंग के साथ जो ग्रुप पॉलिसी लगी हुई है इसके अंदर जितने कंप्यूटर अकाउंट्स हैं सबके ऊपर ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो गए। फॉर एग्जांपल आपने कोई एडिटिंग की है, कोई नई ग्रुप पॉलिसी इनेबल या डिसेबल की है मार्केटिंग वाले GPO के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट पे वो फॉरवर्ड उसका इफेक्ट नहीं होगा जब तक वहाँ पे GP अपडेट नहीं करेगा। यूज़र की तो समझ में आती है, यूज़र लॉग ऑफ का प्रोसेस चलता रहता है आपके नेटवर्क में, लेकिन अक्सर नेटवर्क बड़े नेटवर्क ऐसे हैं जिसमें मशीन 24/7 ऑनलाइन रहती है। ज़ाहिर सी बात है, जब 24 बाय मशीन ऑनलाइन रहेगी, जब तक वो 90 मिनट्स या नहीं गुजर जाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट टाइमर है ग्रुप पॉलिसी अपडेट होने का 90 to 120 मिनट्स, जब तक उतना टाइम नहीं गुजरेगा ग्रुप पॉलिसी तब तक अपडेट नहीं होगी, जब तक मशीन रीस्टार्ट नहीं होगी। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। आप चाहते हैं मार्केटिंग के अंदर जितने कंप्यूटर अकाउंट्स हैं
या सेल्स के अंदर जितने कंप्यूटर अकाउंट है सब उनकी ग्रुप पॉलिसी आप यहीं से अपडेट कर दें। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप पॉलिसी अपडेट करके कहता है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, कहता है कि एक कंप्यूटर अकाउंट पड़ा हुआ है सेल्स के अंदर, ठीक है। मल्टीपल कंप्यूटर अकाउंट्स होंगे वो यहाँ पे दिखा देगा, लेकिन कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट पॉलिसी फॉर दीज कंप्यूटर्स, मैंने कहा कि येस कर दो। अब यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी प्रोसेस करेगा, जितने कंप्यूटर अकाउंट्स होंगे यूजर पे नहीं लगाएगा, देखो कि उसको एक ही कंप्यूटर अकाउंट मिला है Umar-PC, वो कहता है उसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी अपडेट कर दी गई है और ये रिफ्रेश होने में तकरीबन इसको 10 मिनट लग जाएंगे। ये रैंडम टाइम एंड डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे ट्रैफिक का लोड ज़्यादा तो टाइम लग सकता है, ये 1 मिनट में भी हो सकती है, 2 मिनट में भी हो सकती है, इसको 10 मिनट भी तकरीबन लग सकते हैं। ठीक हो गया। तो सेल्स के अंदर जितने कंप्यूटर अकाउंट्स थे सब पे ग्रुप पॉलिसी यहाँ से बैठ के अपडेट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर वाली अपडेट होगी, यूज़र वाली नहीं अपडेट होती। यूज़र वाली तब भी होगी जब आप जीपी अपडेट वहाँ पे चलाएंगे या यूज़र लॉग इन करके लॉग ऑफ करके दोबारा लॉग इन करेगा। तो ये कंप्यूटर अकाउंट्स के लिए अच्छी चीज़ है कि कम से कम कंप्यूटर अकाउंट वाली पॉलिसी आप यहाँ बैठ के क्लाइंट पे पुश करवा सकते हैं। अच्छा, जो जीपी अपडेट वाली उमर भाई कमांड ये बेसिकली बैकएंड पे जीपी अपडेट ही, हाँ ये बैकएंड पे जीपी अपडेट ही चला रहा है। मैं राइट क्लिक करके जब करता हूँ ना ग्रुप पॉलिसी अपडेट, ये जीपी अपडेट ही उन कंप्यूटर पे सेंड कर देता है, जीपी अपडेट की कमांड। वो कंप्यूटर नहीं करती अपडेट, कंप्यूटर वो दोनों का करता है, जीपी अपडेट /4 यूज़र का भी करता है, कंप्यूटर का भी करता है, लेकिन जब जीयूआई करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की करेगा पॉलिसी वहाँ पे अपडेट। ठीक हो गया। ठीक है। जीपी अपडेट वो दोनों की कार होता है, यूज़र की भी करेगा कंप्यूटर की भी करेगा। ये एक अच्छा फीचर है। इसको एकदम मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया भी लैब करते हैं तो मेरी नज़र है ग्रुप पॉलिसी जीपी अपडेट की ऑप्शन कहाँ से आ गई है। इसको मैंने उसी टाइम गूगल पे किया, उसने बताया नया फीचर ऐड हुआ है, कभी मौका ही नहीं मिले इतने डिटेल में इस लिस्ट को देखा ही नहीं। तो नीचे से जब भी करना होता है एडिट करते हैं या ब्लॉग इनहेरिटेंस वगैरह देखते हैं, एकदम इस पर नज़र पड़ी, फिर मैंने देखा अच्छा ये फीचर क्या है, को थोड़ा सा देखा तो मुझे अच्छी चीज़ लगी, मैंने कहा इसको शेयर करता हूँ साथ साथ। तो ये है कि आपका टाइम बच जाता है, आप सर्वर पर बैठ के ग्रुप पॉलिसी अपडेट करवा सकते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट थ्रू जीपीओ। अपनी मशीन पे बैठ के, एक तो है ना आपके नेटवर्क पे 500 मशीन है, आपने पीडीएफ रीडर करना है या विनजिप करना है, बेसिक सॉफ्टवेयर जो आपके वो हर नेटवर्क पे हर मशीन पे करने तरीका कि आप हर मशीन पे 1 बाय 1 जाते हैं और वो इंस्टॉल करता है। और अच्छा तरीका नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर 500 मशीनों पे मैनुअली जाता है और जाके डिप्लॉय करता है इसकी आदि पीडीएफ रीडर सिंपल। तो बेहतर तरीका क्या आता, आपके पास इसकी भी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट आ जाती, आप अपनी मशीन पे बैठ के पीडीएफ रीडर पुश करते ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, यूजर जब लॉगिन करता या मशीन रीस्टार्ट होती ऑटोमेटिक वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता। तो बेसिकली जो फ्री वाला चक्कर है समझ यार, मुफ्ता मिला हुआ है हमें, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं यहाँ पे इश्यूज़ लिखना शुरू हो रही हूँ, 7-8 इश्यूज़ इस टाइम मेरे माइंड में है, इसकी मैं लिस्ट पूरी बना सकता हूँ। तो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू लेकिन हमें फीचर मिला है, फ्री में मिल रहा है, तो काफ़ी हद तक ये है कि आप किसी जगह पे काम आ सकता है आपका। आपने छोटे सा कोई पैकेज डिप्लॉय करना है, पीडीएफ रीडर, छोटे छोटे पैकेजेस वगैरह, तो वो आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल फ्लैज प्रोडक्ट देखना चाहें कि मुझे पूरी ऐसी प्रोडक्ट मिले जिसका काम ही ये हो, जो उसी के लिए डिज़ाइन की गई हो, रिमोट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, तो उसके लिए काफ़ी सारे थर्ड पार्टी टूल्स भी मिल जाते हैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट का अपना सोल्यूशन जिसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट SCCM सर्वर, ये फुल फ्लैज माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, इसका काम ही ये है रिमोट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ये बड़े बड़े पैकेजेस, ग्रुप पॉलिसी में लिमिटेशन है, ये छोटे छोटे पैकेजेस 10, 15, 20 MB के या 400-500 MB के छोटे छोटे पैकेजेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉय कर सकते हैं। आप चाहते हैं विजुअल स्टूडियो, बहुत बड़ा पैकेज है, SQL सर्वर बहुत बड़ा पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, वो पूरा का पूरा पैकेज आप डिप्लॉय करें, वो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। वो किसके थ्रू पॉसिबल है, माइक्रोसॉफ्ट SCCM सर्वर के थ्रू। इसकी पूरी की पूरी सर्टिफिकेशन है, अच्छे यहाँ से इसके 20-25 लेक्चर्स कम से कम बन जाएंगे SCCM सर्वर के ऊपर। ये इसी तरह SCCM करता वो है जो माइक्रोसॉफ्ट की लाइन में आगे जाता है, CCI करता वो है जिसने CCNA CCNP किया, सिस्को की लाइन में एक्सपर्ट बनना चाहता है वो CCI करता है। माइक्रोसॉफ्ट की लाइन में जो बंदा एक्सपर्ट बनना चाहता है माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम साइड का, वो SCCM सर्वर की तरफ जाता है। फुल फ्लैज प्रोडक्ट है, सीखनी पड़ती है और ये पेड है, ठीक है, अच्छा सा इसका एक्सपेंसिव लाइसेंस है। तो हमने पढ़ना GPO, अगर आप फ्री में काम चलाना चाहते हैं तो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू भी पॉसिबल है, तो हमने ग्रुप पॉलिसी के थ्रू ही स्टडी करना है GPSI को, ग्रुप पॉलिसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फ्री विद ADS एक्टिव डायरेक्टरी के साथ फ्री में ये फीचर हमें मिला हुआ है। लेकिन लिमिटेशन इसके कुछ इश्यूज़ भी हैं। बेहतर तरीका ये, अगर बड़े नेटवर्क में काम करना है, बड़े नेटवर्क में यही SCCM आप यूज़ कर लेते हैं। SCCM तो ये भी है कि स्लो लिंक है आपका, अवर द VPN है, आप USA ब्रांच में, पाकिस्तान वाली ब्रांच पे एक बंदा बैठा है, उसको विजुअल स्टूडियो आपने पुश करवाना है तो आप वहाँ पे बैठ के वैन लिंक के ऊपर भी पुश करवा दें। लेकिन जब कई ग्रुप पॉलिसी के थ्रू अगर बड़े पैकेजेस हैं आपके, वैन लिंक के ऊपर फेल हो जाते हैं, आपके इंस्टॉलेशन ही होगी।
तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपने, सर्वर पे बैठ के क्लाइंट पे पुश करवाना है। तो सॉफ्टवेयर आपको डिप्लॉय करने के दो मेथड हैं, दो तरीके हैं, दो तरह से आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाइंट मशीन्स के ऊपर। और दो मेथड कौन से हैं? टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, एक असाइन का, एक पब्लिश का है। या सॉफ्टवेयर को आप असाइन कर सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं। अब असाइन और पब्लिश में डिफरेंस क्या है, ये बात समझनी है। सारा का सारा टॉपिक, इस जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये इमेज इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये समझ लगी तो आगे लैब 2-3 मिनट की है हमारी। तो बताया कि सॉफ्टवेयर दो तरह से पब्लिश हो सकता है, दो तरह से डिप्लॉय हो सकता है, एक असाइन हो सकता है, एक पब्लिश हो सकता है। पब्लिश को पहले देखते हैं। पब्लिश का मतलब क्या है? आपने सर्वर पे रखा, सॉफ्टवेयर को पब्लिश कर दिया। पब्लिश का मतलब है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होगा, वो क्लाइंट के पास कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ पे भी बताता हूँ कि गेट प्रोग्राम्स की एक ऑप्शन आ रही होती है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूज़र का कंट्रोल पैनल में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाएगा, यूज़र राइट क्लिक करके उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकता है। तो आपने 5-6 जितने पैकेजेस हैं आप उसको पब्लिश कर दें। पब्लिश का मतलब है वो ऑटो इंस्टॉल नहीं होंगे, यूज़र कंट्रोल पैनल में जाएगा, उसको वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे अवेलेबल नज़र आ रहे होंगे। उसको अगर पीडीएफ रीडर चाहिए वो राइट क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लेगा, उसे विजिप चाहिए राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेगा, उसको अगर नोटपैड प्लस प्लस वगैरह चाहिए तो वो राइट क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेगा, यानी कि अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन हो जाएंगे। जबकि असाइन का मतलब क्या है? असाइन का मतलब है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। और पब्लिश, एक बात याद रखनी है, पब्लिश सिर्फ यूज़र को किया जा सकता है, पब्लिश कंप्यूटर अकाउंट को नहीं किया जा सकता। एक कंप्यूटर अकाउंट आप कहते हैं इस पर सॉफ्टवेयर पब्लिश कर दो, तो वो ऑप्शन आपको मिलेगी ही नहीं। तो यूज़र के लिए पब्लिश किया जा सकता है कि सेल्स 1 वाला यूज़र है, सेल्स 2 वाला यूज़र है, सेल्स 3 वाला यूज़र। जब ये यूज़र लॉगिन करें तो इनको कंट्रोल पैनल में वो सॉफ्टवेयर नज़र आए। ऐसा नहीं हो सकता उमर हाइफर पीसी वाली मशीन पे जो मर्जी यूज़र लॉगिन करे तो उसको सॉफ्टवेयर कंट्रोल पैनल में नज़र आए, ऐसा नहीं होगा। पब्लिश होगा यूज़र के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर नहीं नज़र, कंप्यूटर पे पब्लिश नहीं कर सकते आप। ये बात क्लियर हो गई। असाइन का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जैसे ही यूज़र लॉगिन करे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। या फॉर एग्जांपल यूज़र ने पीडीएफ फाइल ओपन करनी है, अगर पीडीएफ रीडर कंप्यूटर के यूज़र के सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल नहीं है सिस्टम पे, यूज़र जैसे ही पीडीएफ फाइल को ओपन करेगा तो ऑटोमेटिक पीछे से पीडीएफ रीडर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, उसे कहते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट में ऑटो इंस्टॉलेशन होती है। पब्लिश में क्या होगा? सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा फॉर इंस्टॉलेशन, यूज़र की मर्जी है वो इंस्टॉल करें या ना करें। असाइन में फोर्सफुली है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाना, यूज़र को ज़रूरत हो या ना हो। अब इस टेबल को समझे, पब्लिश किसको होगा? यूज़र को होगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? यूज़र इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम कंट्रोल पैनल, यानी कि यूज़र कंट्रोल पैनल से सॉफ्टवेयर जाके इंस्टॉल कर सकता है अगर आपने पब्लिश किया हुआ है। अगर असाइन किया हुआ है, असाइन यूज़र को भी हो सकता है, कंप्यूटर को भी हो सकता है। अगर असाइन किया हुआ है तो यूज़र जैसे ही लॉगिन करेगा तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, या उसके डेस्कटॉप एक शॉर्टकट बन जाएगा। लाइक आपने फायरफॉक्स पुश किया तो फायरफॉक्स का शॉर्टकट उसके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अगर वो फायरफॉक्स को यूज़ करना चाहता है, वो जैसे ही फायरफॉक्स के शॉर्टकट पे डबल क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर ओपन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आप ऑटो इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, उसका शॉर्टकट रखना चाहते हैं। ऑटो इंस्टॉल का मतलब यूज़र ने यूज़र पासवर्ड देके लॉगिन किया, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया। या आप ये कह सकते हैं कि डेस्कटॉप पे शॉर्टकट रख दो। ये बताता हूँ अभी सर्वर साइड पे सेटिंग कन्फिगर करेंगे। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट रख दो, यूज़र की मर्जी है, अगर वो यूज़ करना चाहे तो उसे यूज़ करेगा, डबल क्लिक करेगा, ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर असाइन यूज़र को किया होगा तो ये होगा यूज़र के लॉगिन करने पे या डेस्कटॉप पे। अगर असाइन कंप्यूटर को किया हुआ आपने तो कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होगा वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप ही बैकएंड पे। ठीक है, लैब करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अभी लिखा, नीचे लिखा, इफ़ द सॉफ्टवेयर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड एंड यूज़र ट्राई टू ओपन द फाइल एसोसिएटेड टू द सेम सॉफ्टवेयर लाइक पीडीएफ, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है फॉर एग्जांपल, और यूज़र वो सॉफ्टवेयर उस एक्सटेंशन का की कोई फाइल यूज़ करना चाहता है, रीड करना चाहता है लाइक पीडीएफ की, तो तब वो अगर पब्लिश किया हुआ यूज़र को तो तब क्या होगा? कहते हैं अगर आपने पब्लिश भी किया हुआ है और कंट्रोल पैनल में वो अवेलेबल है, अगर यूज़र पीडीएफ फाइल के ऊपर ओपन करता है वो इंस्टॉल नहीं है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल पैनल से जाके इंस्टॉल हो जाएगा। यस। कहते हैं अगर असाइन किया हुआ है तब भी यस हो जाएगा यूज़र को। कहते हैं लेकिन अगर असाइन कंप्यूटर को असाइन किया हुआ है तो तब वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? डोंट अप्लाई एज सॉफ्टवेयर विल ऑटो इंस्टॉल, क्योंकि इस केस में तो कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट हुआ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया, तो उसको डबल क्लिक जैसे करेंगे इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर के स्टार्टअप ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया होगा। ये अप्लाई ही नहीं कर रहा ये वाला बॉक्स इसके ऊपर। तो नीचे लिखा हुआ कैन आई रिमूव द सॉफ्टवेयर, कंट्रोल पैनल से कोई बंदा जाता है, यूज़र को आपने सॉफ्टवेयर दिया हुआ तो उसने इंस्टॉल कर लिया कंट्रोल। हाँ जी, हाँ जी, दूसरी वाली बात नहीं समझ लगी, दूसरा वाला स्नैप ये वाला। इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, आपने उसको, सॉफ्टवेयर इज नॉट इंस्टॉल्ड एंड यूजर ट्राई टू ओपन। हाँ ये समझो आपने यूज़र को सॉफ्टवेयर पब्लिश कर दिया, यूज़र ने लॉगिन किया तो वो कंट्रोल पैनल में अवेलेबल होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है और पीडीएफ रीडर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, यूज़र उस पीडीएफ फाइल पे डबल क्लिक करता है और पीडीएफ रीडर तो इंस्टॉल नहीं है, वो ओपन कैसे करेगा? लेकिन इस केस में क्या होता है, जैसे ही यूज़र पीडीएफ फाइल के ऊपर ओपन करेगा
ऑटोमेटिकली पीछे से PDF रीडर, क्योंकि आपने पब्लिश किया हुआ था यूज़र के कंट्रोल पैनल में, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि PDF पब्लिश हुआ था, वो यूज़र को उसकी ज़रूरत थी, यूज़र जैसे क्लिक करेगा वो ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? इसी तरह समझो लाइक ये मेरे में ठीक है। ये फॉर एग्जांपल PDF फाइल पड़ी हुई है कोई सी यहाँ पे, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, मेरे पास PDF नहीं है, मैंने यूज़र को पब्लिश किया हुआ था, जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा क्योंकि वो पब्लिश है पीछे से PDF रीडर, वो ऑटोमेटिक जाके विंडोज़ चेक करेगी कि इस एक्सटेंशन के अगेंस्ट कोई सॉफ्टवेयर वहाँ पे ऐड है, पब्लिश हुआ है, वो देखेगा अच्छा सॉफ्टवेयर पब्लिश हुआ है, इसको ऑटो इंस्टॉल कर दो, क्योंकि उसको पता लग रहा है यूज़र ने फाइल रीड करनी है, इसकी ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा। यूज़र को कंट्रोल पैनल में जाके मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया? ठीक है, और कोई वो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला नहीं आएगा लॉग वो? नहीं, सिंपल नेक्स्ट कैसे करेगा, चलेगा? नहीं वो नेक्स्ट करेगा, वो ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा, यूज़र ने सिर्फ उसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये सारा लाइसेंस एग्रीमेंट करो, सी में इंस्टॉल करो, कुछ भी पा नहीं देना पड़ेगा यूज़र को। ठीक हो गया? ठीक है। दूसरे में भी कहता है अगर यूज़र को साइन किया हुआ है उस केस में भी ऐसा हो जाएगा। कंप्यूटर पे कहता है ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्यों? कंप्यूटर पे तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होगा, क्योंकि कंप्यूटर स्टार्टअप पे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, जब इंस्टॉल होगा तो डबल क्लिक करेगा, इंस्टॉलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले से इंस्टॉल होगा। अब नीचे आ रहा है कैन आई रिमूव द सॉफ्टवेयर, कि अगर आपने सॉफ्टवेयर पब्लिश किया, यूज़र ने वो इंस्टॉल किया, यूज़र उसको रिमूव कंट्रोल पैनल में जाएँ और यूज़र को एडमिन एक्सेस हो, यूज़र का रिमूव कर सकता है, लिखा हुआ है कि हाँ बिल्कुल यूज़र रिमूव कर सकता है। ठीक है, अब असाइन किया हो तो यूज़र रिमूव कर सकता है, लिखा हुआ है कि यूज़र फिर भी रिमूव कर सकता है, कि यूज़र ने कोई सॉफ्टवेयर आप ऑटो इंस्टॉल कर दिया तो यूज़र कंट्रोल पैनल में जाके कल को उसको अनइंस्टॉल करना चाहता है तो कर सकता है। जबकि कंप्यूटर के केस में इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड मोड। यूज़र के पब्लिश जो है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन कम है, सारा का सारा यूज़र के पास इसकी एक्सेस, यूज़र चाहे कंट्रोल पैनल से इंस्टॉल करे ना करे, यूज़र चाहे तो रिमूव कर सकता है उसको। लेकिन असाइन में क्या होगा, सॉफ्टवेयर ऑटो इंस्टॉल हो जाना, यूज़र को उसकी ज़रूरत हो ना हो, ये रिस्ट्रिक्टेड मोड है, एडमिन पे डिपेंड करता है, एडमिन ने चाहता है कि वो इंस्टॉल हो, तो तब आप चाहते हैं अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, यूज़र उसको अनइंस्टॉल भी ना कर सके, तब आप नॉर्मली कंप्यूटर के ऊपर पुश करवाते हैं। तो अगर कंप्यूटर के ऊपर आपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया और वो इंस्टॉल हुआ साइन के थ्रू, तो यूज़र कंट्रोल पैनल में जाके उसके पास एडमिन राइट्स होंगे, यूज़र तब भी इसको डिलीट नहीं कर सकता। तो उसको डिलीट कैसे करना है वो एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है, ग्रुप पॉलिसी के अंदर जाके, वो कैसे करना है वो दिखाता हूँ। दूसरा इसमें इसका एक प्री रिक्विजिट है एक्सपोर्टिंग द इंस्टॉलेशन फाइल्स। तो इसके लिए आपको पता होगा एक्जी फाइल होती है, एक MSI फाइल होती है, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट सोप MSI फाइल बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की फाइल्स होती हैं। इस तरह एक MSI एक्जी फाइल क्या ओपन स्टैंडर्ड है, हर ऑपरेटिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे हर एक्जी फाइल चलती है, एक सेटअप फाइल था। इसी तरह MSI फाइल भी बेसिकली एक सेटअप फाइल होती है, ये माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई सेटअप फाइल्स है। माइक्रोसॉफ्ट अपनी जितनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसके अंदर उसकी MSI फाइल भी एक ऐड की होती है। MSI फाइल बेसिकली यही बताया कि साइलेंट इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होती है। MSI फाइल के अंदर आप ये डिफाइन कर सकते हैं सी के अंदर इस जगह पे जाके इंस्टॉल हो, इसका लाइसेंस एग्रीमेंट ये है, इसकी प्रोडक्ट की ये है, तो MSI फाइल के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आप मर्ज कर सकते हैं। इसका प्री रिक्विजिट ये है, अगर आपके पास एक्जी फाइल है आप ग्रुप पॉलिसी के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते। डिफरेंट टूल्स मिल जाते हैं आपको, आप उनके थ्रू एक्जी को MSI में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अब जरा गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, PDF इनकी साइट पे जाएं, आप देखेंगे समटाइम आप डाउनलोड करेंगे आपको दोनों ऑप्शंस आ जाती हैं, आपने एक्जी डाउनलोड करनी है या MSI डाउनलोड करनी है। तो जब भी आपने रिमोट इंस्टॉलेशन करवानी हो तो एडमिनिस्ट्रेटर प्रेफर किसको करता है, MSI को। MSI में इश्यूज़ नहीं आते, वो साइलेंट इंस्टॉलेशन हो जाती है। प्री रिक्विजिट आपके पास MSI फाइल होनी चाहिए। पुराने ज़माने एक फ़ाइल यूज़ होती थी ZAP फाइल्स भी, इसके थ्रू ये अब अवेलेबल भी नहीं ईजिली होगी आपको। और दूसरा इसमें इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, अगर इसके थ्रू आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं ZAP फाइल के थ्रू किसी क्लाइंट मशीन के ऊपर, तो आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, तो ZAP फाइल्स अब यूज़ भी नहीं होती। तो पब्लिश आप ZAP फाइल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, MSI के भी थ्रू। तो आप फिलहाल ZAP को निकाल दें, इसको यूज़ नहीं करना, लेकिन सपोर्टेड थी तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो आप MSI फाइल यूज़ करनी है, तीनों पे MSI फाइल। तो अब जाते हैं, तो आपको पता है वही बात यहाँ पे मैंने दोबारा लिखी है, कंप्यूटर पॉलिसीज़ कहाँ पे अप्लाई होंगी, अप्लाई ऑन कंप्यूटर अकाउंट विद इन OU। यूज़र अकाउंट कहाँ, यूज़र पॉलिसीज़ कहाँ पे अप्लाई होंगी, अप्लाई ऑन यूज़र अकाउंट विद इन OU के अंदर जितने यूज़र अकाउंट पड़े हुए हैं उन पर यूज़र पॉलिसीज़ अप्लाई होंगी, OU के अंदर जितने कंप्यूटर अकाउंट पड़े हुए हैं उन पर कंप्यूटर पॉलिसीज़ अप्लाई होगी। बताया था एक GPU के अंदर दो सेटिंग्स है, यूज़र सेटिंग्स और कंप्यूटर सेटिंग्स। तो एक ये भी बात याद रखनी है, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल पब्लिश किया, यहाँ पे पब्लिश किया, यूज़र कंट्रोल पैनल पे जाता है, वो यूज़र स्टैंडर्ड यूज़र है, वो जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, उसको एडमिन राइट्स की ज़रूरत नहीं है। क्यों, वो सॉफ्टवेयर पब्लिश ही एडमिनिस्ट्रेटर ने किया है, तो यूज़र स्टैंडर्ड यूज़र से भी इसको इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि वो एडमिन ने पब्लिश किया, इसका मतलब
एडमिन ने सोच समझ के पब्लिश किया होगा कि यूज़र इसको इंस्टॉल कर सके, वो अथॉरिटेटिव यूज़र, इसलिए एडमिन ने इसको पब्लिश किया है। तो एडमिन इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अनइंस्टॉलेशन के केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे लैब्स करके देखते हैं। 3 सिनेरियोज मैंने बनाए हैं यहाँ पे। पब्लिश है सॉफ्टवेयर टू यूज़र्स, यूज़र को एक सॉफ्टवेयर किस तरह पब्लिश करना है, इसकी क्विक लैब जल्दी से करके देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेज वाले जीपीओ में ही आ रहे थे, कोई सेटिंग यहाँ पे डिफाइन नहीं है। मैं राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ। लैब का स्टेटमेंट यहाँ पे समझ ले। पब्लिश है यूज़र, पब्लिश है सॉफ्टवेयर टू यूज़र्स, यूज़र को सॉफ्टवेयर पब्लिश करना है, अभी कंप्यूटर को नहीं करने लगे हम, ठीक है। तो उसके लिए एक प्री रिक्विजिट क्या था, आपके पास MSI हो। MSI मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। दूसरा प्री रिक्विजिट है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कुछ भी नहीं है, एक सिंपल शेयर फोल्डर है। आपने एक फोल्डर शेयर करके उसको रीड की एक्सेस दे देनी है, ताकि इस शेयर फोल्डर के अंदर आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर रखेंगे अपनी MSI वगैरह। जब भी रिमोट सिस्टम के ऊपर जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना होगा, वो इस पाथ के ऊपर आएगा, यहाँ से वो फोल्डर उसको पकड़ेगा और एग्जीक्यूट करवाएगा यूज़र की मशीन के ऊपर। तो ये मशीन रीचेबल होनी, ये रीड एक्सेस इसके ऊपर कम से कम शेयर फोल्डर के ऊपर होनी चाहिए, ताकि रिमोट यूज़र इसके ऊपर आके कम से कम सॉफ्टवेयर को रन करेगा तो उसको इंस्टॉल कर सकता है ना। तो उसके लिए क्या करें, डोमेन कंट्रोलर पे मैंने ऑलरेडी मैंने एक सॉफ्टवेयर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया था। सी में जाता हूँ, ऐप डिप्लॉयमेंट मैंने क्रिएट कर लिया था। इसके अंदर ये MSI फाइल्स वगैरह मैंने रख ली है, WinRAR, फायरफॉक्स और 7-zip वगैरह की। इसको मैंने शेयर भी कर लिया था। बेहतर ये है कि आप इसको हिडन शेयर क्रिएट करें, ठीक है। शेयरिंग में जाके एडवांस शेयरिंग दिखाता हूँ। मैंने हिडन शेयर क्रिएट किया है $साइन ऐड करके। परमिशन मैंने एवरीवन को बाय डिफ़ॉल्ट रीड की होती है, वही रहने दी है। ये फोल्डर आपने क्रिएट कर लेना है। ये प्री रिक्विजिट है, जब ग्रुप पॉलिसी में जाएंगे आपसे शेयर फोल्डर का पाथ पूछा जाएगा। तो यूज़र पे हमने करना है, पॉलिसीज़ में आ जाए, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स यहाँ पे आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आपके पास आ रहा है। राइट क्लिक करके क्या करें, न्यू पैकेज करेंगे आप। तो यहाँ पे उसी पाथ, वही शेयर फोल्डर का आपको पाथ देना पड़ेगा। 1021 IP दे दें या मशीन नेम दे दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हिडन शेयर है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। उसका क्या था, ऐप डिप्लॉयमेंट नाम था। मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं उस पाथ पे चला गया। उमर भाई, हिडन हिडन शेयर क्या चीज़ है? हिडन शेयर बताया नहीं था मैंने? अच्छा, वो मेरा वो लेक्चर में से आपका एक तो ये था, मैंने बताया था कि फोल्डर जब शेयर करते हैं हम, वो जब डबल बैक स्लैश करके उस पाथ पे रहते हैं वो शेयर हो जाता है। अगर किसी शेयर फोल्डर के आगे अगर आप $साइन ऐड करते, वो हिडन हो जाता है, वो शो ही नहीं होता। सिक्योरिटी रीजन की वजह से फोल्डर शेयर होगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। जिस यूज़र को इस पूरे शेयर फोल्डर का पाथ पता होगा वो उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, बस नाम, सिर्फ नाम के आगे डॉलर लगा देना और वो बस उसकी प्रॉपर्टीज हिडन हो जाएंगी। वो हिडन फोल्डर होगा। उसका बेनिफिट क्या होगा, ये देखो, मैं डबल बैक स्लैश करके 1021 80 और 70 पे जाता हूँ, वो फोल्डर यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा है ऐप डिप्लॉयमेंट वाला, हालांकि वो शेयर है। नज़र कब आएगा, जब आप ऐसे करेंगे, ऐप डिप्लॉयमेंट करके $साइन ऐड करते हैं। ये अब गया यहाँ पे। जिस यूज़र को ये नाम पता होगा, ये यूजुअली ये मैं बताया था कि शेयर नेम लंबा सा रखा रहता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ये लंबा सा नेम जिस यूज़र को याद होगा, पता होगा, वही शेयर को एक्सेस कर सकता है। ठीक हो गया। सिक्योरिटी की वजह से आपने फोल्डर शेयर किया है, फिर भी वो हाइड किया हुआ है। एक्सेस कौन कर सकता है, जिसको उस पर एक्सेस होगी प्लस जिसको उसका नाम पता होगा। तो ये उस शेयर फोल्डर को मैंने एक्सेस किया। ज़रूरी नहीं है आप इसको हिडन करें, ठीक है। $साइन ऐड करना ज़रूरी नहीं है, ये वैसे मैंने ऐड कर दिया। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ 7 WinRAR कर दो। WinRAR की MSI डाउनलोड की हुई है, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसको मैंने ओपन कर लिया। अब वो कहता है पब्लिश करना है, साइन करना है। एडवांस बार में बताता हूँ, एडवांस में अक्सर चीज़ें दिखाता है। हम क्या करने लगे थे, पब्लिश में क्या होगा, डॉलर साइन अगर जरूरी नहीं है तो फिर उमर भाई, हाँ जी, डॉलर साइन अगर जरूरी नहीं है तो फिर उसके बगैर कैसे हिडन शेयर होगा? डॉलर, जब $साइन आप ऐड कर देंगे तो फोल्डर ऑटोमेटिकली हिडन शेयर हो जाता है। हालांकि इस फोल्डर का नाम देखो ना आप, इस पे, आपने कहा है पहले, हाँ जी, मैं इसके बता रहा था बाद कि उसके मैं बाद नहीं पहले बताने का मैंने मकसद था कि हम जो लैब कर रहे हैं ना, उसके लिए हिडन शेयर का होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि उसके अंदर $साइन ऐड करना ज़रूरी नहीं है, हिडन रखना ज़रूरी नहीं है। $साइन ऐड करने का मतलब है कि उसको हिडन रखना ज़रूरी नहीं है। अगर ये आपने विजिबल शेयर किया हुआ है उसको, तब भी यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे, जो भी मैंने किया था जाके, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। है। ये मैं लैब के लिए बता रहा था, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है $साइन वाला शेयर हो, ठीक है। जब हिडन करना है $साइन का होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, WinRAR सेलेक्ट कर लिया, पब्लिश करना है साइन। मैं कहता हूँ पब्लिश करो। पब्लिश का मतलब क्या, यूज़र कंट्रोल पैनल में जस्ट को नज़र आ रही है, मैंने पब्लिश करके ओके कर दिया। अब पब्लिश कर दिया, वो कहता है कि सॉफ्टवेयर इस पाथ पे पड़ा है। यूज़र जब भी वहाँ पे GP अपडेट करेंगे, यूज़र इस पाथ पे आएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर
उसको विजिबल हो जाएगा कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पे जाके दोबारा से लॉगिन करता हूँ, जीपी अपडेट करता हूँ मैं। तो sales_user1 उस OU के अंदर ऐड है, ठीक है, जिस OU पे हमने पॉलिसी लगाई है। यहाँ पे मैं जीपी अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, सक्सेसफुली अपडेट हो गई है ग्रुप पॉलिसी। अब मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, देखते हैं वहाँ पे अवेलेबल है। ये क्या आ रहा है, गेट अप प्रोग्राम्स, ठीक है। ये कभी आपने इस ऑप्शन को देखा भी नहीं होगा, यहाँ पे नज़र आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मशीन सॉफ्टवेयर नेटवर्क पे पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे अवेलेबल होता है कि नहीं। अभी नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं हुआ। ग्रुप पॉलिसी अपडेट नहीं हुई, इधर कोई मैसेज आ रहा है, लगता है मशीन रीस्टार्ट। समटाइम इसमें इशू आ रहा था कि यूज़र या मशीन आपको रीस्टार्ट करनी पड़ती है, तब यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी अपडेट होती है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाले केस में जीपी अपडेट /4 से आपका काम नहीं चलता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे से रीस्टार्ट भी मांग रहा है। वो कह रहा है कि ऐसी ग्रुप पॉलिसी है, वो अपडेट तब होगी जब इसमें यूज़र को आप लॉग ऑफ करोगे। तो लॉग ऑफ करने के लिए कहता है वाई प्रेस कर दो। तो मैं फिलहाल पे नो कर रहा हूँ, मैं लॉग ऑफ की कमांड दिखा देता हूँ। वाई करेंगे लॉग ऑफ हो जाएगा, तो उसके बाद ग्रुप पॉलिसी अपडेट होगी। तो लॉग ऑफ करने की कमांड भी लॉग ऑफ ही है, मैं ऐसे कर देता हूँ। ये लॉग ऑफ की करना हो आपको पता हो उसकी कमांड क्या, लॉग ऑफ ही है। लॉग ऑफ करने के मैं दोबारा लॉग इन करूँगा, तो अब ये वहाँ पे आ जाना चाहिए मेरे पास कंट्रोल पैनल में जाके। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की लाइन में जब भी आपने आगे जाना हो, मैं यही रिकमेंड करूँगा, बड़ी कंपनी में अगर काम करने का मौका मिलता है तो SCCM को प्रेफर करें, SCCM को लर्न करें। बेसिकली सिस्टम सेंटर की प्रोडक्ट है SCCM। सिस्टम सेंटर एक पूरा सूट है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की। सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो SCCM बताया है, इसके अलावा सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर भी है, जिसके थ्रू अगर हमारे नेटवर्क में 50-60 हाइपर-वी सर्वर चल रहे हो, उन सबको सेंट्रल लोकेशन से मैनेज करना हो हमने, तो वो सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर के थ्रू मैनेज होता है। इसके अलावा सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर है। ऑपरेशन मैनेजर में आप मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं, वो भी सिस्टम सेंटर की प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप क्लाउड बनाना चाहते हैं, आप आपके नेटवर्क में सैन लगा हुआ है, आप चाहते हैं हाइपर वी चले बैकएंड पे हाइपरवाइजर, और एक क्लाउड क्रिएट हो, और वेब पे जाके आप क्या हो, आप कंपनी अपनी बना लें, आपके पास एक वेबसाइट हो, उस वेबसाइट के अंदर आपका एक क्लाउड ऐड हुआ हो, आप एंड यूजर को एक क्लाउड दे दें। जिस तरह अमेजोन है, अमेजोन क्या करते हैं, हम अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, बैकएंड पे उनके सैन में चली जाती है उनके नेटवर्क पे। तो सिस्टम सेंटर के अंदर एक ऐप कंट्रोलर होता है, क्लाउड की ऑप्शन, तो उसके सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, उसको उस वर्चुअल मशीन मैनेजर, जिस तरह डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट है, उसके अंदर हम क्लाउड क्रिएट कर लेते हैं। बेनिफिट क्या होता है, ऐप कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक वेब इंटरफेस आ रहा है। हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर 2-3 यूज़र बनाते हैं, उनको कहते हैं यार तुम्हें 5 GB या 20 GB रैम असाइन है, 4 कोर्स प्रोसेसर असाइन है, 250 GB स्टोरेज असाइन है, तुम इसके अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। उसको हमने हार्डवेयर रिसोर्सेज ग्रांट कर दिए, बैकएंड पे वो वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है, बैकएंड पे क्लाउड पे सारा डाटा जा रहा है। तो बड़ी मज़ेदार किस्म की ये प्रोडक्ट है। टाइम मिले तो सिस्टम सेंटर के ऊपर काम करें आप। क्लाउड क्लाउड का नाम सुना होगा आपने, क्लाउड कंप्यूटिंग का, डाटा सेंटर का, क्योंकि फ्यूचर सारा डाटा सेंटर का है, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर बेस कर रहा है। तो जो सिस्टम सेंटर की सारी प्रोडक्ट किस साइड की हैं, क्लाउड साइड की प्रोडक्ट्स हैं। बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं जहाँ पे थाउजेंड्स में एम्प्लॉयज़ हैं। तो बहुत हॉट प्रोडक्ट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट की कहते हैं ना सबसे हॉट प्रोडक्ट्स कौन सी है, जिसका नाम होता है इंडस्ट्री के अंदर, सबसे पहले तो एक्सचेंज सर्वर आ जाता है। एक्सचेंज सर्वर का एक नाम है इंडस्ट्री के अंदर, उसका कोई कंपेटिटर नहीं है मेल सर्वर का। इंडस्ट्री में जहाँ पे रहेंगे, बड़ी इंडस्ट्री में मेल सर्वर में एक्सचेंज सर्वर को प्रेफर कर रहे होते हैं। इसी तरह क्लाउड साइड में जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट है वो सिस्टम सेंटर की प्रोडक्ट्स हैं। छोटी मोटी प्रोडक्ट नहीं है, लर्न करना पड़ता है। इसकी लैब करने के लिए आपके पास कम से कम 5-7 वर्चुअल मशीन होता, बंदा लैब कर सकता है इसकी जाके। ये नॉलेज के लिए था, नॉलेज थोड़ा सा बताया आपको। मौका मिले तो सिस्टम सेंटर को अपने तौर पे देखना आपने। फीचर में जाते हैं, कंट्रोल पैनल में आगे। सिस्टम सेंटर का ये जो सूट बता रहे हैं उमर भैया आप, हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब कितनी देर में हो सकता है ये? पाकिस्तान में लाहौर में तो कोई भी ट्रेनिंग नहीं करवा रहा है इसकी।
बल्कि मैं कराची बहुत बड़ा शहर है, सिटी, उसमें भी कोई नहीं करवा रहा इसकी ट्रेनिंग, कोई एक्सपर्ट नहीं है अभी तक इसका। ठीक है, जो एक्सपर्ट हैं वो इंडस्ट्री में इतने पैसे छाप रहे हैं, उनको ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सेल्फ ट्रेनिंग करें, इंटरनेट पे बहुत सारा इसका डाटा अवेलेबल है। मैंने भी SCCM पे काम किया, सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन पे एक्सपर्ट लेवल का काम किया हुआ है। SCCM पे इंटरमीडिएट लेवल का समझ किया है, बहुत एक्सपर्ट लेवल का नहीं किया है जाके। इसके अलावा ऐप कंट्रोलर पे काम किया है, क्लाउड वगैरह साइट पे भी काम किया है। तो सेल्फ लर्निंग इसमें आप करेंगे, इंटरनेट पे बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, अपने तौर पे आप करेंगे तो मेरे 3-4 माह में आप इसको अच्छा सा सीख सकते हैं। लेकिन सीखा तब जाएगा जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपके पास 4-5 फिजिकल मशीन, एक छोटा सा आपने लैब इन्वायरमेंट अपने पास बना के रखा हो। ऐसा नहीं है कि आप एक लैपटॉप के ऊपर 2-3 वर्चुअल मशीन बना के काम करेंगे तो लैपटॉप आपका बिल्कुल बैठ जाएगा। SCCM को चलाना है, 12 GB या 20 GB रैम देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, ऐप कंट्रोलर चलाना है, वर्चुअल मशीन मैनेजर चलाना है, उसके लिए 5-6 GB की अलग वर्चुअल मशीन चाहिए। उसके अलावा 2-3 क्लाइंट चाहिए आपको जिसके ऊपर टेस्टिंग करें आप। फिर ट्रबल शूटिंग में उसके अच्छा सा बंदा जलील होता है, उसके लिए लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बाउंड्रीज़ क्या उसमें, सिस्टम सेंटर का आर्किटेक्चर क्या है, तो सैन पीछे चाहिए होता है। अगर आपने वर्चुअल मशीन मैनेजर को हाइपर वी को हाई लेवल पे करना है, पीछे सैन का आपको नेटवर्क चाहिए होता है। सैन के लैब करनी हो तो सॉफ्टवेयर बेस्ड सैन भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन वो बहुत स्लो चलते हैं, उसमें लैब आप करोगे तो इतना जलील होता है, बंदा कहता है यार बंद करो इसको। रिसोर्स चाहिए, हार्डवेयर बेस्ड सैन लगाएंगे आप, वो बंदा खुद परचेज नहीं कर सकता, अच्छा सा एक्सपेंसिव है। सैन जाके मिलता है आपको करोड़ों रुपये का, जाके सैन आता है। आपने अपने 1 TB का सैन भी लगाना हो, वो भी मतलब 3-4 लाख से कम का सैन नहीं होगा आपका। तो बड़े नेटवर्क में तो पता नहीं 1000 TB का सैन लगा होता है, बहुत बड़े बड़े सैन लगे होते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है आपका। तो सैन होगा तो आप प्रॉपर क्लाउड की लैब कर सकते हैं। बेसिकली अमेजोन पे क्या होता है, हम VM क्रिएट करते हैं, बैकएंड पे वो सैन कन्फिगर हुआ होता है, वो माउंट हुई होती है सैन की स्टोरेज, और फाइबर चैनल स्विचेस लगे होते हैं आपके सामने। ये एक खसी स्विचेज नहीं होते, ये ईथरनेट और गीगाबिट के स्विचेस, ये फारिंग है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैकेजेस पुश करवाएंगे। वर्चुअल मशीन सैन में क्या होता है, आपकी VM पड़ी हुई है सैन के ऊपर, और प्रोसेसर यूज़ हो रहा है आपका फिजिकल मशीन का, हार्ड डिस्क तो लोकल अटैच ही नहीं होती। अगर आप ईथरनेट स्विच के ऊपर स्टोरेज रख के उसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल कर दें तो ईथरनेट से जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होकर आपका आएगा वो तो बहुत स्लो चलेगा। तो फाइबर चैनल स्विचेज होती हैं, फाइबर चैनल अच्छी खासी कम्युनिकेशन होती है हाई लेवल पे जाके। तो तब OS हमारा रिमोट लोकेशन पे पड़ा होता है सैन के ऊपर, तो वो फिजिकल मशीन के ऊपर स्टोरेज माउंट हुई होती है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली रिमोटली आपके ऊपर शो हो रहा होता है। सारी की सारी प्रोसेसिंग लोकली हो रही होगी, लेकिन सारी की सारी स्टोरेज आपकी रिमोट हो रही होगी, रिमोट लोकेशन पे। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हैं। तो आगे रह टाइम मिला तो फिर इस पर थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दिखाऊंगा आपको। मेरे पास SCCM चल रहा है, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजर भी चल रहा है, वर्चुअल मशीन मैनेजर भी चल रहा है, सारा सेटअप मेरे पास चल रहा है इस टाइम इसकी लैब का ना। कल को टेस्टिंग वगैरह कहीं पे करनी हो, मैंने लर्निंग करनी हो, एक लर्निंग सेटअप मैंने पूरा बना के रखा हुआ है इसके ऊपर। तो मैं दिखा दूंगा MCSE की जब क्लास एंड होगी तो एंड पे मैं थोड़ी बहुत उसमें कहते नहीं शशका टाइप भी दिखाऊंगा, उसके ऊपर पैकेज पुश करवा के दिखाऊंगा आपको। उसमें क्या होता है, यूज़र काम कर रहा है अपना, SQL बहुत बड़ा पैकेज है, SQL की सिंपल इंस्टॉलेशन करे आप 1 घंटा लग जाता है। आप SCCM के थ्रू पुश करवाएंगे तो यूज़र अपना काम करता रहेगा नॉर्मली, इस मशीन के ऊपर बैठ के माई कंप्यूटर पे जा रहा है, तो बैकएंड में आपको होगा यार चेक कर लेना घंटे पर SQL इंस्टॉल होया हुआ मिलेगा। तो क्या मौज है, आप यूज़र अपना काम करेगा बैकएंड पे, उसको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ मिल गया। तो उसके अलावा उसमें पैकेज मैनेजमेंट है, पैचिंग है, बहुत सारे उसके फीचर आगे जाके देखेंगे। क्लाउड क्रिएट करके मैं बताऊंगा, क्लाउड मैंने क्रिएट किया हुआ अपने पास, ठीक है। तो एक VM क्रिएट करके देखेंगे। वेब पे हाइपर वी पे क्या होता था, हाइपर वी की कंसोल पे रहते थे, वहाँ से VM क्रिएट करते थे। तो मैं क्या करूँगा, एक यूज़र क्रिएट करूँगा, उसको मैं रिसोर्सेज एलोकेट कर दूँगा, वेब पे लॉगिन करूँगा। आप देखना वहाँ पे उसको आ रहा होगा कि इस यूज़र को इतने रिसोर्सेज मिले हैं, वहाँ पे जाके वो VM क्रिएट करेगा, बैकएंड पे जाके हमारे जो भी सैन है वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो आप ये क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं, अपना पोर्टल बनाएं, यूज़र को इस पोर्टल की एक्सेस दें, उसे कोई यार मुझे 500 GB की स्टोरेज देनी है, अच्छा 20 GB रैम देनी है, 4 कोर्स चाहिए प्रोसेसर की, मुझे इतने डॉलर दे दो, मैं तुम्हें इतने रिसोर्सेज एलोकेट कर देता हूँ। तो मेरे नेटवर्क पे आके वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। पब्लिक IP कितने चाहिए, 2 पब्लिक IP चाहिए, उसके एडिशनल चार्जेस लगेंगे, इतने डॉलर दे दो, इतने पब्लिक IP तुम्हें मिल जाते हैं। अच्छा फायरवॉल चाहिए, मेरे पास वर्चुअल फायरवॉल चल रही है, मैं फायरवॉल की तुम्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता हूँ, तुम्हारी वर्चुअल मशीन सिक्योर है, तो इतने डॉलर उसके अलग से फायरवॉल के लगेंगे। तो अपना आप क्लाउड भी बना सकते हैं सिस्टम सेंटर के अंदर। तो अपने मेन टॉपिक पे ही आते हैं जो है था। भाई, लेकिन यहाँ पे हाँ जी। फाइबर लिंक यहाँ पे मिलेगा? कहाँ पे? यहाँ उसके पे बगैर पाकिस्तान उसके में अगर उसके जाना है बगैर भी वाइफ का ज्वाइन हाँ करना है उसके तो? मैं बताता हूँ, मैं लोकल स्टोरेज को यूज़ करूँगा, लोकल स्टोरेज को यूज़ करते हुए उसके बाद हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करवा लेंगे, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली बड़ी कंपनी में जाएंगे जहाँ पे उन्होंने फाइबर चैनल स्विचेस लगाए होते हैं, पीछे सैन यूज़ हो रहा होता है,
सैन के बगैर हमारा काम चलेगा, बहुत ही स्लो चलेगा। लेकिन अगर लोकली काम करना, लोकल में सिलेक्ट कर लूँगा ना, हाइपर वी का हम 1-2 सर्वर सिलेक्ट कर लेंगे, तो मुझे पता होगा कि उसके साथ लोकल मैंने डाटा सेव करवाना है, तो ज़रूरी नहीं है सैन चाहिए हो आपको, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बड़ी बड़ी लैब्स करनी है उसके लिए सैन रिक्वायर्ड होगा आपको। बेसिक लैब की आप बेसिक लेवल का आप सारा काम कर सकते हैं लोकल स्टोरेज के ऊपर ही, लेकिन स्लो स्पीड मिलती है, लेकिन काम चल सकता है, लैंडिंग पर्पज़ के लिए ठीक रहेगा वो। तो सॉफ्टवेयर बेस भी सैन मिल जाते हैं, लाइनिस के ऊपर इंस्टॉल हो जाते हैं, वो इंस्टॉल करके वो स्टोरेज रिमोटली माउंट करवा दें। आगे आइस कैसी होते हैं, आइस कैसी इनिशिएटर का साइज पता हो कि ईथरनेट के ऊपर अगर आपकी कोई शेयर स्टोरेज पड़ी हुई है उसको भी माउंट करवा सकते हैं हम। तो फाइल सर्वर जब पढ़ेंगे तो इसका थोड़ा सा बता दो। तो गेट प्रोग्राम्स में आते हैं, तो वहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इंस्टॉल नहीं हुआ, सॉरी, अवेलेबल हो गया गेट सॉफ्टवेयर में। कंट्रोल पैनल में मैं जहाँ जाता हूँ अनइंस्टॉल प्रोग्राम, देखो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। मैंने बताया था कि अभी मैंने क्या किया है, असाइन किया है, असाइन में वो यहाँ पे अवेलेबल में आ गया। अब यूज़र को चाहिए होगा तो आपने यूज़र को कंपनी में छोटी मोटी ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हो तो आप गेट प्रोग्राम में जाकर उसको गेट कर सकते हो। तो आपकी कंपनी में जितने जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है 15-20 छोटे मोटे जितने हैं, फायरफॉक्स, क्रोम, PDF रीडर है, विनजिप है, विन आ रहा है, नोट पैड प्लस प्लस है, तो छोटे छोटे जितने पैकेजेस हैं आप क्या करें, उनको पब्लिश करवा दें। यूज़र को रिक्वायर्ड होगा, यूज़र को पता होगा यहाँ पे मैंने आने और सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देना। तो यहाँ पे सिंपल ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया अभी। क्या इंस्टॉल नहीं हो गया, पैकेज में मुझे इशू लग रहा है यहाँ पे, एरर अकर्ड, क्यों नहीं होगा। ऐसा करते हैं, मैं दूसरा सॉफ्टवेयर पुश करके देखता हूँ, हो सकता है इस पैकेज में कोई इशू है। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू पैकेज करता हूँ, असाइन कर देता हूँ, 7 जिप को कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया, पब्लिश कर दिया, यहाँ पे आ गया। GP अपडेट करने से काम नहीं चलेगा, यूज़र को दोबारा लॉग ऑफ करवा लेते हैं। उमर भाई, हाँ जी, ये जो जैसे अब आपका ये 1021 वाला आईपी है, हाँ जी, पब्लिक आईपी है ना, लोकल IP है, लैन का आपके IP, लेकिन लैन का IP है। नेटवर्क में जो मशीन लैन का आईपी है। लैन हम इनको एज ए लैन प्राइवेट IP के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मैं इन पे पिंग नहीं मार सकता। नहीं, लैन का IP है, मैं तो VPN से कनेक्ट होकर यहाँ पे आता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने क्लिक अच्छा, की, आपका अगर कोई, हाँ जी, हाँ जी, हो गया ये इंस्टॉल इंस्टॉल। हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा, पूछा है अगर यहाँ कोई, पे। हाँ जी, बताएं बताएं आप। ताकि यहाँ पे इसने मेरे से नेक्स्ट का पूछा है। MSI फाइल में यूजुअली नेक्स्ट फिनिश वगैरह का नहीं पूछता, उसके अंदर पैरामीटर वगैरह ऐड होते हैं। तो ये जो 7 मैंने डाउनलोड किया, इसके अंदर इसने वो साइलेंट इंस्टॉलेशन के ना स्विचेस होते हैं, वो ऐड नहीं किए हुए, इसलिए इसने मेरे से यहाँ से नेक्स्ट फिनिश वगैरह वाला पूछा है। अगर आपको ऐसा पैकेट ढूंढ लेंगे अभी यूज़र इंस्टॉल करेगा तो पूछेगा नहीं। विन RAR में मैंने टेस्ट किया था, ये इसके अंदर साइलेंट स्विचेस ऐड है, सिंपल क्लिक करेगा तो ऑटो इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे। तो इस पैकेज में कोई इशू लग रहा है। फिलहाल मैंने 7 मैंने पब्लिश किया, ठीक है। 7 एमएसआई की नहीं ना है वो, मेरा ख्याल है विंगार की भी एमएसआई की नहीं होगी नहीं नहीं, MSI है, MSI है। फिलहाल 7 हमारा हो गया यहाँ पे इंस्टॉल। 7 जाके यहाँ पे देखते आ रहा है हमारे पास, स्टार्ट में सर्च करते हैं, ठीक है। देखो 7 फाइल मैनेजर यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह क्या था, सॉफ्टवेयर पब्लिश कर सकते हैं आप, यूज़र यहाँ पे आएगा, उसको रिक्वायर्ड होगा तो उसको इंस्टॉल कर लेगा। अब आगे चलते हैं, दूसरी लैब क्या थी, असाइना सॉफ्टवेयर टू कंप्यूटर। यूज़र को सॉफ्टवेयर नहीं असाइन करे, वो क्या होगा, यूज़र को मैं जब सॉफ्टवेयर असाइन कर दूंगा, सिस्टम रीस्टार्ट करूंगा, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इस टाइम मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे मशीन रीबूट करनी पड़ेगी। यूज़र पे असाइन करेंगे, यूज़र को लॉग ऑफ करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे असाइन करेंगे, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब सॉफ्टवेयर असाइन होगा। तो हमारे 5-7 मिनट इसी में लग जाने हैं। तो हम क्या करते हैं, असाइन यूज़र को करवा के देख लेते हैं, ताकि हम लॉग ऑफ करके देखें, हमें फ़ौरन पता लग जाए। असाइन अ सॉफ्टवेयर टू यूज़र्स, यूज़र को सॉफ्टवेयर किस तरह असाइन करना है। तो उसके लिए दोबारा मैं आ रहा हूँ अपनी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू किया,
पैकेज पे गया मैं, मेरे तुम फायरफॉक्स है, इसको क्या करो असाइन कर दो, असाइन करके ओके कर दो। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी दिखा देता हूँ आपको फर्दर। असाइन का मतलब क्या है, यूज़र जब लॉगिन करेगा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इसको सम टाइम रिफ्रेश करें, यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा था यहाँ पे शो करवाने में। क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं इसको। वो देखो यहाँ पे ये आगे फायरफॉक्स का मैंने पैकेज भी ऐड किया था। ठीक हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ओपन कर लें किसी की भी। मज़ीद ऑप्शन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो डिप्लॉयमेंट में आ रहा है असाइन है पब्लिश क्या करना है वो यहाँ से करना है आपने। ये ऑप्शन आ रही है कि इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन एट लॉग ऑन, यानी कि जब यूज़र पासवर्ड देके एंटर करे ये उस टाइम इंस्टॉल कर दो। ठीक हो गया। ये चेक करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ कब होगा, यूज़र को अगर वो रिक्वायर्ड है PDF, यूज़र उसके ऊपर डबल क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जब यूज़र लॉगिन करे उसी टाइम इंस्टॉल कर दो। तो ये नीचे क्या आ रहा है, आप चाहते हैं कंट्रोल पैनल में शो ना हो ये पैकेज तो ये भी करवा सकते हैं। ये दूसरा ये ऑप्शन देखने वाली है, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन व्हेन इट फॉल्स आउट ऑफ स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि अगर ये स्कोप से निकल जाता है तो आप एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल कर दो। स्कोप से निकलने का मतलब क्या है, मैं सेल्स अंडरस्कोर यूज़र 1 वाले ओयू के ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये किसके ऊपर इंपैक्ट होगी, सेल्स अंडरस्कोर यूज़र 1 से। कल को सेल अंडरस्कोर यूज़र 1 को मैं निकाल के किसी में कहता हूँ कि जो सेल्स अंडरस्कोर यूज़र 1 था ये जी, इसको मैंने प्रमोट कर दिया मार्केटिंग के ओयू के अंदर। पहले सेल्स का बंदा था, ये मार्केटिंग का हम इसे काम लेंगे, इसको मैंने मार्केटिंग के ओयू के अंदर ऐड कर दिया। अब इसका स्कोप चेंज हो गया ना, अब हो सकता है इसको ये सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड ना हो, आप चाहते हो ये सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाए जब इसका स्कोप चेंज हो, मतलब जब ये उस ओयू से मूव हो जाए तो वो अनइंस्टॉल हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको चेक कर दें। क्या होगा, जब भी वो यूज़र मूव होगा किसी दूसरे ओयू में ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर वहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है इंस्टॉलेशन यूज़र इंटरफेस ऑप्शन बेसिक के मैक्सिमम। ठीक है, बेसिक का मतलब है कि यूज़र इंटरफेस यूज़र की कम से कम हो, नेक्स्ट फिनिश वगैरह ना, नेक्स्ट लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह ना उसका करने पड़े। अगर मैक्सिमम रखेंगे तो उसे पूछेगा लाइसेंस एक्सेप्ट करो, सी एक्सेप्ट करो, और ये 3-4 ऑप्शन जो आ रही है कस्टमाइजेशन वो मैनुअल यूज़र नेक्स्ट नेक्स्ट करेगा तो तब वो इंस्टॉल करेगा। यूज़र इंटरफेस आ रहा है बेसिकली, तो बेसिक कर देते हैं ताकि यूज़र को वहाँ से मिनिमम इंटरफेस नज़र आए। बेसिक पूरा का पूरा इंटरफेस कब हाइड होगा कि यूज़र को कुछ भी नज़र ना आए बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिक होता रहे, वो SCCM के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया, असाइन कर दिया। क्लाइंट मशीन पे जाते हैं, यूज़र को लॉगिन करते हैं दोबारा से। मैंने बताया था अब यूज़र को साइन किया है तो वहाँ पे मैंने चेक कर दिया था कि यूज़र जब भी लॉगिन करे तो पैकेज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। जितनी में वो लॉगिन होता है, आगे फर्दर लेक्चर का बता दूँ, हम जाने लगे हैं एडवांस लेवल की तरफ। ठीक है, एक्टिविटी डिज़ास्टर रिकवरी, कि अगर एक्टिविटी का डिज़ास्टर आ रहता है उसको किस तरह बैकअप लेना है, किस तरह एक्टिविटी का रीस्टोर किस तरह करना है, उसके लिए रिसाइकल बिन फीचर का बता दिया था, सिस्टम स्टेट बैकअप का बताना है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर किस तरह लगाना है। तो एडवांस लेवल की तरफ जाने लगे आगे। ये लेक्चर आपने मिस किए तो पूरी एक्टिविटी फाड़ेगा आपकी, क्योंकि इंडस्ट्री में जहाँ पे जाएंगे डिज़ास्टर आ गया, आपको रिकवरी का प्रोसीजर ही नहीं पता, और फिर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो नहीं है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो प्रोएक्टिवली काम करे, पहले से वो प्लानिंग करके रखे कि डिज़ास्टर आएगा हमारा रिकवरी का मेथड ये होगा। आपको पता है कंपनी में SOP वगैरह बने होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हुई होती है कि डिज़ास्टर आएगा हम इसको इस तरह रिकवर करेंगे, इस सर्वर का डिज़ास्टर आएगा इसको इस तरह रिकवर करेंगे, इस दूसरे सर्वर का डिज़ास्टर आएगा, DHCP का डिज़ास्टर आता है DHCP को इस तरह रिकवर करेंगे, AD का डिज़ास्टर आता है AD को इस तरह रिकवर करेंगे, WDS का डिज़ास्टर आता है इसको इस तरह रिकवर करेंगे, DNS का डिज़ास्टर आता है इसको इस तरह रिकवर करेंगे। तो हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन हुई होती है। डॉक्यूमेंटेशन आप IT का जो भी बंदा है वो बना के हायर मैनेजमेंट को सेंड करता है, ताकि उसको पता हो कि जो बंदे बैठे हुए हैं अगर डिज़ास्टर रहता है इनको रिकवरी प्लान का पता है। फिर आप रिकवरी प्लान, कल को डिज़ास्टर आता है उस रिकवरी प्लान को आप फॉलो करते हुए डाटा रिकवरी सारी करते हैं आप। तो ये चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी काम आएगी। तो हर सर्वर का अपना मेथड हो सकता है उसको रिकवर करने का।
तो लॉगिन किया, अब जाके देखते हैं। ये देखो लॉगिन पे टाइम ले रहा था, क्यों ले रहा था टाइम? पीछे से माइक्रोसॉफ्ट मोज़िला, माइक्रोसॉफ्ट कह रहा हूँ, मोज़िला फायरफॉक्स इंस्टॉल हो रहा था आपका। ठीक हो गया, तो इंस्टॉल होकर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये था, यूज़र को असाइन किया, यूज़र ने जैसे ही लॉगिन किया ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं आज की क्लास एंड। आगे से स्टार्ट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डिज़ास्टर रिकवरी के ऊपर।